वेलकम बैक बच्चों। आई होप वी आर लाइव। आई होप वी आर लाइव बेटा। वेलकम बैक। वेलकम बैक। चलो, डिनर हो गया आप लोगों का? काफी बच्चों की मजबूरी हम समझ सकते हैं। हॉस्टल वाले हैं बेचारे। और मैश का टाइमिंग जो है ना वो बिल्कुल एकदम फिक्स्ड होता है सर हमारे यहाँ। मतलब खाना जो है वो 9:15 पे बंद हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो अब कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, है ना? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। हमारे कॉलेज में तो एक सुविधा दे देते थे यार कि आप जो है मेस पे अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप किसी दोस्त को भेज करके अपने लिए एक प्लेट लगवा के रख सकते हो। ऐसा कुछ जुगाड़ कर लो अगर आप जल्दबाजी में नहीं भागना चाहते हो, या दोस्त से बोल दो मेस से खाना ला करके आपको दे दे। घर में हो तो फिर तो तुम्हारी रंगबाजी है ना? मम्मी से बोल दो खाना ला के कमरे में दे देंगी। लेकिन कॉलेज में हो तो कुछ ना कुछ इस तरीके का जुगाड़ कर लो। बेटा एप्टीट्यूड के बारे में नो आइडिया। एप्टीट्यूड के बारे में आई हैव नो आइडिया। अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम, आई एम फ्रॉम कानपुर। पुलिन कुमार सही पहचाने बेटा। कहीं ना कहीं हम लोग मिले हैं, मतलब इतने सारे बच्चे हैं और लंबी ड्यूरेशन में कहीं ना कभी टकराए होंगे। तो चलो, बिना किसी देरी के बातें स्टार्ट करते हैं हमारे जो काम की हैं। ये सबको समझ में आ गया है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अरे आईआईटी कानपुर से नहीं है भाई। मैंने बताया आईआईटी मुंबई, है ना? ऐसा थोड़ी कि कानपुर में हम रहते हैं तो सर कहाँ से हो? कानपुर से। अरे वाह, आईआईटी कानपुर गए होंगे फिर तो। आईआईटी ऐसे थोड़ी जाते हैं कि मतलब गाड़ी स्टार्ट की और जो सबसे नजदीक है चले गए। ठीक है। तो ये बात सब हम लोगों ने मतलब बहुत बड़े बड़े 3 कंक्लूजन बना लिए हैं अब तक कि सबसे पहली चीज, एक चीज हमको ये समझ में आ गई है कि वाइब्रेशन मैकेनिकल सिस्टम्स की दुनिया का सबसे खतरनाक फिनोमिना है। इवन फ्रिक्शन से भी ज्यादा गंदा फिनोमिना है। नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात, हम वाइब्रेशन आखिर किस टाइप की मोशन को बोलते हैं ये बात भी हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कुछ फंक्शंस भी मैंने आपको दिखाए थे, साइन या कॉस के फंक्शंस में चीजें दिख रही हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि वाइब्रेशन हो रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ नजर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल, लॉग, टैन, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, तो ये चीजें वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। ठीक है ना? तीसरी चीज जो हम लोगों ने देखी है कि कोई भी सिस्टम जो वाइब्रेशन कर रहा है या कर सकता है, उसके पास कम से कम ये 3 या 4 चीजें होंगी। कौन कौन सी? मास, स्टिफनेस, फ्रिक्शन। ये तो होना ही होना है, दुनिया की कोई ताकत इसको डिनाई नहीं कर सकती है। हाँ, एक और चीज हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 4 एलिमेंट हो सकते हैं। वो अनबैलेंस फोर्सेस भी हो सकते हैं, और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में अगेन मैथमेटिकल डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं, बट इतना आइडिया मिल चुका है कि अनबैलेंस फोर्सेस आखिर मशीनरीज में आते होंगे, जहां पर अंदर कुछ पार्ट्स रोटेट या रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, जिनको हमने कोशिश तो पूरी की थी कि हम इनको बैलेंस कर लें, बट कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा लेवल की बैलेंसिंग आप चाहते हो, जितनी ज्यादा लेवल की आप बैलेंसिंग चाहते हो, आपकी मशीनरी की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और इसका सबसे खूबसूरत और देसी एग्जांपल अगर मैं दूं, तो आप ट्रैक्टर में और रोल्स रॉयस का कोई अपर एंड मॉडल, रोल्स रॉयस घोस्ट, फैंटम ले लो, और इन दोनों की कॉस्ट और वाइब्रेशंस के अंतर आपको बड़े आसानी से दिखाई पड़ जाएंगे, है ना? अपार्ट फ्रॉम वाइब्रेशन देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिनको देखना पड़ता है। लेकिन सेम पावर का इंजन जो ट्रैक्टर में लगा हुआ है, उससे कम पावर के ही इंजन होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बैलेंसिंग सोफिस्टिकेशन आपने किस लेवल का मेंटेन किया है। ठीक है। चलो, सबसे पहली स्टडी दुनिया में, सबसे पहली जो स्टडी की थी वाइब्रेशंस की दुनिया में,
दैट वाज डन बाय नन अदर देन सर गैलीलियो गैलीली। नाम सबने सुन रखा होगा। ये बातें हैं बहुत पुरानी, मतलब 16th सेंचुरी के आसपास, 16th सेंचुरी के आसपास। इतनी पुरानी बातें, मतलब उस समय कोई कंप्यूटर वंप्यूटर कुछ था नहीं, कुछ मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा चीजें डेवलप नहीं हुई थी। मतलब हमारे पास सॉल्व करने के लिए, कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स चाहिए थे, उसमें भी डेवलपमेंट सभी चल रहे थे। तो मैनुअल कैलकुलेशन भी हम नहीं कर सकते थे। कंप्यूटर्स तो आज आ चुके हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन और इजी हो गई है। मतलब हमारे पास मैथमेटिकल रास्ते भी खुल चुके हैं और साथ साथ कंप्यूटेशन करने के लिए बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स भी अवेलेबल हैं। ताज्जुब करो कि उस समय पे 16वीं सदी में कैसे कोई एक बंदा वाइब्रेशंस की स्टडी करें, ये सोचा भी कैसे होगा। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर जाएं तो वंस एक बार ये पहुंच गए चर्च, और चर्च के बाहर जो बेल लड़कती है, घंटी, उस घंटी को ये देख रहे थे। तो उस हवा की वजह से वो बेल जो है हिल रही थी। इन्होंने एक चीज नोटिस की कि यार ये जो बेल हिल रही है ना, एज अ पेंडुलम हिल रही है। उस समय तक किसी को पेंडुलम वर्ड होता क्या है मालूम भी नहीं था। बस वो बेल जो हिल रही है हवा की वजह से। तो इन्होंने ये नोटिस किया कि यार इसका इधर जाना और इस एक्सट्रीम एंड पे आना, ये जो मोशन ये कर रहा है, ये एक कांस्टेंट टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। और ये टाइम कहां से देख रहे थे, घड़ी भी नहीं है, तो ये अपनी पल्स पे हाथ रख कर चेक कर रहे हैं। इधर से इधर तक जाने में, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में इसको कितनी पल्सेस का टाइम लग रहा है। अरे वाह, पहली साइकिल कंप्लीट होने में 3 पल्स, दूसरी साइकिल कंप्लीट होने में भी लगभग तीन तीन पल्स, फिर 3 पल्स। दैट वाज समथिंग जिसने इसके इनके दिमाग को हिला दिया। यार ये कुछ तो अनोखी चीज है। अब साइंटिस्ट लेवल का जो दिमाग होता है ना, मतलब किस लेवल का कीड़ा है। मतलब गए हैं चर्च कि ठीक है हम जा रहे हैं पूजा वूजा करने, लेकिन उसके आसपास कोई चीजें दिख गई ना, यार ये घंटी हिल रही है, कैसी हिल रही है, ऐसी हिल रही है तो क्यों हिल रही है, ये इनको जानने की कोशिश कर रहे थे ये। और यहीं से नींव पड़ती है वाइब्रेशंस को स्टडी करने की, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले किसी भी एलिमेंट को स्टडी करने के बारे में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हालांकि उस समय हमारे पास इतने ज्यादा एडवांसमेंट्स नहीं थे कि ये वाइब्रेशन की इस लेवल की स्टडी कर सकें जहां पर कम से कम 3 पैरामीटर या 4 पैरामीटर शामिल है। तो इन्होंने कुछ एजम्पशंस माने कि सुनो भाई, देखने में ये चीज अच्छी लग रही है कि ये एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। इस मोशन को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम है। स्टडी करने के लिए इन्होंने बोला कि हम सबसे छोटा पोर्शन स्टडी करना चाहते हैं। कैसे? चारों चीजों के इफेक्ट तो हमारे बस की बात नहीं है। इवन ये 3 चीजों की भी अगर मैं कंबाइन स्टडी करना चाहूंगा तो वो भी हमारे बस की बात नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि भैया फ्रिक्शन 0 है। एज्यूम कर रहे हैं फ्रिक्शन, एज्यूम इन्होंने किया था कि ये 0 है। क्या बोला था इन्होंने कि सर हम बात करने वाले हैं नेचुरल वाइब्रेशन की। और नेचुरल वाइब्रेशन, कुछ बेसिक इनके एजम्पशंस थे। कौन कौन से एजम्पशंस? पहला एजम्पशन इनका ये था, सुनो भाई, कोई भी यहां पर सिस्टम में अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस 0 है, चलता है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि ठीक है आप किसी ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो बाइक, ऑटोमोबाइल, कार या कोई रियल मशीनरी नहीं है जिसके अंदर खुद के कोई रोटेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स रहे हों। ठीक है सर, आप स्ट्रक्चर्स की बातें करने वाले हैं, हम समझ गए। ऐसी दुनिया में चीजें पॉसिबल है जहां पर सिस्टम के अंदर खुद का कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो। ओके सर, चलेगा। दूसरा इनका जो अजम्पशन था, ये इनके अजम्पशंस हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि सिस्टम में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है आफ्टर इनिशियल डिस्टर्बेंस। शुरुआत में किसी ने डिस्टर्बेंसेस प्रोवाइड किए हैं, लेकिन एक बार सिस्टम को आपने अपने हाथ से छोड़ा तो फिर आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, फिर आप चुपचाप उसको देख रहे हैं कि ये कैसा, खुद से कैसा मोशन कर रहा है। सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, दैट्स वाई इस वाइब्रेशन को ये नेचुरल नेचुरल वाइब्रेशन बोल रहे हैं। पहला assumption अनबैलेंस फोर्सेस 0 है, और दूसरा assumption इज कि भैया फ्रिक्शन को भी 0 मान रहा है।
फ्रिक्शन को क्यों जबरदस्ती जीरो मान रहे हो? क्योंकि इनके बस की बात नहीं है कि तीन पैरामीटर्स के इफेक्ट को एक साथ किसी बॉडी की मोशन में स्टडी, किसी बॉडी की मोशन को स्टडी कर रहे हैं और तीन तीन पैरामीटर्स को एक साथ स्टडी करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इन्होंने बोला कि मान लो फ्रिक्शन भी जीरो है। और यही वो चीज है जो इस पूरे स्टडी को, नेचुरल वाइब्रेशन की पूरी इस स्टडी को, पूरे रिजल्ट्स को अनरियलिस्टिक बना देता है। कोई सिस्टम जहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम जहां पर फ्रिक्शन जीरो हो, दैट इज हाईली इंपॉसिबल, दैट इज हाईली हाईली इंपॉसिबल। बात समझ में आ रही है? आज के बाद कोई भी बच्चा हमसे ये नहीं पूछेगा, ये तो समझ में आ गया कि अगर आप फ्रिक्शन को जीरो एज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमें मालूम है कि सर फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता, कम हो सकता है, लेस फ्रिक्शन यू कैन हैव, लेकिन फ्रिक्शन जीरो है ये कह देना हमारे लिए बहुत गलत बात है। ये पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब दिस एजम्पशन मेक्स योर एंटायर स्टडी अ हाइपोथेटिकल स्टडी, प्योरली अब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। नेचुरल वाइब्रेशन से जो भी चीजें निकल के आएंगी ये सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब तुम अगर हमसे बोलोगे कि सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाओ जहां पर चीजें नेचुरल वाइब्रेशन करती हुई नजर आए, तो हम हाथ जोड़ लेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में प्रैक्टिकली, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नेचुरल वाइब्रेशन करती हुई दिखाई पड़ेगी, नहीं कर सकती। हाँ, मैथमेटिकली मान लो फ्रिक्शन जीरो होता तो ये कैसे वाइब्रेट करता, वो चीज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? करेक्ट आंसर तुमको नहीं मिल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस अनबैलेंस फोर्सेस जीरो हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, ये चीजें पॉसिबल हैं कि सर आपके घर के खिड़की, आपके घर के दरवाजे, फैन का ये ब्लेड जिसको हम बार बार इनिशियल डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करके छोड़ रहे हैं, यहां पर अनबैलेंस फोर्सेस जीरो हैं। आई कैन टोटली रिलेट विद दिस कि ऐसी कुछ चीजें पॉसिबल है जहां पर अनबैलेंस फोर्सेस जीरो हो, लेकिन कोई भी ऐसा दुनिया में चीज पॉसिबल नहीं है जहां पर फ्रिक्शन, जो मोशन कर रहा है और फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्योरली मैथमेटिकल फिनोमिना है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये जिस फ्रिक्शन की हम लोग बातें कर रहे हैं, ये वो फ्रिक्शन की बातें कर रहे हैं जहां पर, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शनल एनर्जी के लॉसेस इन टर्म्स ऑफ हीट आपको दिखाई पड़ते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रबिंग वाला फ्रिक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिस्टम का काइनेटिक फ्रिक्शन आपने जीरो एज्यूम किया है, फ्रिक्शन जीरो है, इसका मतलब देयर इज नो फ्रिक्शनल लॉसेस, देयर इज नो फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, इसका मतलब समझ जाइए हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन ये जीरो है, चुपके से मैंने लिख दिया कि ये जिस फ्रिक्शन को मैं जीरो बोल रहा हूं ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। सिस्टम में स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी हो सकता है। अब जैसे मैं इस सरफेस पे चल रहा हूं, अब जब मैं चल रहा हूं मेरे पैर स्लिप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पैर स्लिप करेंगे सरफेस के ऊपर, मेरा पैर स्लिप करेगा, तो मैं बोलूंगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर है। आप दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करें तो कैन यू फील हीट जनरेट हो रही है, ये किसका जादू है? काइनेटिक फ्रिक्शन का जादू है। ठीक है, अब जब मैं चल रहा हूं सरफेस पे, तो मेरे पैरों और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, तभी तो हम चल पा रहे हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप ऑयल डाल दें, स्लिपरी कर दें, फ्रिक्शन को बहुत कम कर दें, तो मैं इस पे चल नहीं पाऊंगा। तो मेरे चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, लेकिन अगर मेरा पैर यहां रब नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन है जो मेरी चलने में हेल्प कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ध्यान रहे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? डिफरेंसेस क्लियर हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन दो अलग अलग चीजें होती हैं, एंड आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दीज टू टर्म्स। हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को जीरो करके चल रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं जीरो, नेचुरल वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल वाइब्रेशन। और कोई कोई एक रियल सिस्टम, कोई एक रियल सिस्टम, एनी रियल सिस्टम, दुनिया का कोई भी रियल सिस्टम हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर का दरवाजा है, मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं, तो इस दरवाजे का कुछ स्टिफनेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिस्टम का स्टिफनेस कितना है, कौन सा स्टिफनेस कैलकुलेट करना है, दैट डिपेंड्स आप किस वाइब्रेशन की बातें कर रहे हैं। जैसे फैन के ब्लेड में हम लोग बार बार जिस वाइब्रेशन की बातें कर रहे हैं उसको मैं बोलूंगा ये हमारा बेंडिंग स्टिफनेस है, लैटरल स्टिफनेस बोल लीजिए,
ट्रांसवर्स स्टिफनेस बोल लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो आपने सिस्टम की, रियल सिस्टम की स्टिफनेस कैलकुलेट कर ली है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ फॉर्मूले होते हैं, हालांकि वो फॉर्मूले मैं अभी फिलहाल यहां पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ी है। वो फॉर्मूले मैं लिखूंगा तो फिर तुम पूछोगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, इसको भी डिराइव कर दो, तो मैं लिखने से बच रहा हूं। जिन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रखी है समझ जाइए कि कहीं से आप स्टिफनेस कैलकुलेट कर लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, लैटरल स्टिफनेस, टॉर्सनल स्टिफनेस, क्या कैलकुलेट करना है वो आपने कैलकुलेट कर ली है। सिस्टम का कुछ रियल मास भी होगा, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। और अब इस सिस्टम की स्टिफनेस को और मास को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? सिंबॉलिकली, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा हूं कि इस रियल सिस्टम को हम शो कर देंगे एज, भैया सिस्टम के पास कुछ स्टिफनेस है, स्टिफनेस को मैं स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं लाइक दिस। स्टिफनेस को हमने स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर दिया है, और सिस्टम के मास जिसका हम वाइब्रेशन का स्टडी कर रहे हैं उसको हमने एक एज अ कॉन्सेंट्रेटेड ब्लॉक यहां पर शो कर रखा है। बातें समझ में आ रही हैं? सिस्टम का स्टिफनेस एस से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, एस न्यूटन पर मीटर, और मास को हम लोग शो कर रहे हैं एम केजी से। बात समझ में आ रही है? यूनिट्स बहुत ध्यान से समझ लीजिए, एस न्यूटन पर मीटर और मास एम दे रखा है केजी में। और ये सिस्टम, ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये हमारे किसी भी रियल सिस्टम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये मत समझिए कि हम लोग सिर्फ स्प्रिंग मास सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेट मी राइट, ये जो हम लोग कर रहे हैं दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ स्टूडेंट्स आर सरप्राइज्ड कि अरे सर ये क्या लिख दिया आपने। इसका मतलब दुनिया का कोई भी रियल सिस्टम अगर होगा तो क्या हम उसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे खलीफा हुए हैं इस दुनिया में जिन्होंने इवन ह्यूमन बॉडी को, कैन यू सी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडीज के अकॉर्डिंग लोगों ने ह्यूमन बॉडी को भी इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। बॉडी के हर अलग अलग पार्ट का स्टिफनेस कितना है उसको मेजर किया, स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर दिया, फ्रिक्शन अगर है तो उसको डैम्पर से रिप्रेजेंट कर दिया, जो भी मास है उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो टोटल ह्यूमन बॉडी को लोगों ने स्प्रिंग मास सिस्टम में ब्रेक डाउन कर रखा है। बात समझ में आ रही है? दुनिया का कोई भी सिस्टम हो उसको हम लोग इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आई होप एवरीबडी इज एग्रीइंग विद मी कि ये सर हाँ किया जा सकता है। तो ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये एक्चुअल में कोई रियल सिस्टम है जिसको हम मैथमेटिकली यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? स्प्रिंग मास सिस्टम में किसी भी रियल सिस्टम को आप कन्वर्ट करके ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, या फिर क्वेश्चन क्वेश्चन खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास सचमुच की एक स्प्रिंग है, उसके नीचे एक मास लगा हुआ है, आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। मैं आपसे ये चीज सॉल्व करने को बोलूं या किसी रियल सिस्टम को भी सॉल्व करने को बोलूं तो भी आप स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट करके आंसर्स मुझे बता सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ध्यान से समझो। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ठीक है चलो मान लेते हैं कि मेरे पास सचमुच की कोई एक स्प्रिंग है, मेरे पास सचमुच की कोई एक स्प्रिंग है और उसके नीचे कोई एक मास मैं यहां पर लगाने वाला हूं। समझ गए? अब हम सचमुच के स्प्रिंग और मास की बातें कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार स्प्रिंग मास सचमुच का हो, डैम्पर सचमुच का हो। सर सिस्टम की स्टिफनेस को स्प्रिंग से रिप्रेजेंट किया है, सिस्टम के टोटल मास को आपने ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है, फ्रिक्शन होता तो मैं यहां पर डैम्पर भी शो कर देता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सचमुच का कोई अगर स्प्रिंग है तुम्हारे सामने तो बहुत ध्यान से समझना, स्प्रिंग इनिशियली आपको कुछ सर्टेन इतनी लेंथ का दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये जो स्प्रिंग की पोजीशन आपको दिखाई पड़ रही है अनस्ट्रेच्ड वाली, कुछ ये नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर ब्लॉक कनेक्ट करते हो, मास एम का कोई एक ब्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये मास एम का ब्लॉक कनेक्ट किया, तो ये जो पोजीशन हमको दिखाई पड़ रही है इस सिस्टम की, अभी मैंने ब्लॉक को छोड़ा नहीं है, और ध्यान से समझना, ब्लॉक को अभी मैंने छोड़ा नहीं है, ब्लॉक को मैंने पकड़ के रखा है, स्प्रिंग से जस्ट टच किया, कनेक्ट कर दिया।
तो ये सिस्टम की, इस स्प्रिंग मास सिस्टम की हमको इनिशियल पोजीशन दिखाई पड़ रही है। मैं लिख देता हूं, ये इस सिस्टम का इनिशियल पोजीशन है बेटा। कुछ मत पूछिए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ चुपचाप सुनते रहिए हम क्या बातें कर रहे हैं। ये इस सिस्टम की इनिशियल पोजीशन है, और ब्लॉक को जैसे ही मैं हाथों से रिलीज कर रहा हूं, छोड़ूंगा, तो हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में ये दिखाई पड़ रहा था। ब्लॉक मैंने यहां पर कनेक्ट किया, ये इस सिस्टम की इनिशियल पोजीशन है। अब मैं जैसे ही ब्लॉक को छोड़ूंगा, धीरे 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 रिलीज करूंगा, तो ब्लॉक के वेट की वजह से, कैन यू फील? यस सर, ब्लॉक अपने वेट की वजह से स्प्रिंग सहित स्प्रिंग को अपने साथ लेकर के कहीं हो सकता है यहां पर पहुंच जाए, और जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच होते 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 यहां पहुंच जाएगी। अरे बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अब मैंने इस ब्लॉक को पूरी तरीके से छोड़ दिया है, वेट की वजह से ब्लॉक वॉज कमिंग डाउन एंड स्प्रिंग थोड़ी 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 इलोंगेट होती चली गई है, और फाइनल पोजीशन जो हमको दिखाई पड़ रही है स्प्रिंग मास सिस्टम की, वो क्या नजर आ रही है सर? वो हमको नजर आ रही है कहीं यहां पर। बात समझ में आ रही है? इनिशियल पोजीशन ब्लॉक कहां था सर? इनिशियली ब्लॉक वाज समवेयर हियर। मैंने ये बनाई थी पोजीशन, ब्लॉक के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ की थी, इनिशियल पोजीशन। तो सेकंड टाइम भी मैं ब्लॉक के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इसको मैं बोल रहा हूं कि ये हमारे इस पूरे सिस्टम का, स्प्रिंग मास सिस्टम का, अब यहां पर ब्लॉक, ये सिस्टम आगे रुक गया है, फर्दर अब नीचे नहीं जा रहा है। अब ये फर्दर नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg नीचे लग रहा था, और mg की वजह से धीरे 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 स्प्रिंग में उतने ही डिफ्लेक्शन होंगे जितने डिफ्लेक्शंस की वजह से स्प्रिंग इनफ फोर्स, स्प्रिंग इलोंगेट हुई है नीचे की तरफ, डिफ्लेक्शंस हुए हैं, तो ये स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शंस को अपोज करता है स्प्रिंग हमेशा। तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्सेस अप्लाई करेगा, सिर्फ उतने डिफ्लेक्शन शो करने के बाद ये सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा जिस जगह पर वेट नीचे लग रहा है और स्प्रिंग के फोर्सेस जो ऊपर लग रहे हैं एक दूसरे को बैलेंस कर लें। कैन आई से? ये जो पोजीशन है इसी को तो बेटे हम लोग थोड़ी देर पहले तक मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर जीरो पोजीशन बोल रहे थे। मीन बोल लो, इक्विलिब्रियम बोल लो, जीरो बोल लो, यही तो है वो पोजीशन जिसके बारे में बातें कर रहे थे। अब अगर आप इस सिस्टम को नहीं छेड़ रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो ये सिस्टम चुपचाप जिंदगी भर इसी पोजीशन पे आपको रखा हुआ दिखाई पड़ने वाला है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आते आते सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर चुके होंगे? कैन आई राइट समवेयर एट मीन पोजीशन नेट फोर्सेस आर जीरो? कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, और ऊपर की तरफ हमको स्प्रिंग का कुछ फोर्स दिखाई पड़ रहा होगा। और स्प्रिंग के फोर्सेस कितने होते हैं सर? अगर डिफ्लेक्शन आपके हुए हैं, मान लेते हैं दिस डिफ्लेक्शन इज डेल्टा, स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन डेल्टा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच इज द फोर्स? s डेल्टा। तो नीचे mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ इसी ब्लॉक पे नीचे mg लग रहा है, और ऊपर स्प्रिंग का फोर्स s डेल्टा लग रहा है। इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया होगा। तो एट मीन पोजीशन s डेल्टा हैज बिकम इक्वल टू mg, नेट फोर्सेस जीरो हो गए हैं। क्या ये बात बोली जा सकती है? ये तो हमने शुरू में देख लिया था कि ये सर ऐसा होगा, s डेल्टा अपवर्ड विल बी इक्वल टू mg, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? नेट फोर्सेस आर जीरो। अब हम चाहते क्या है? ये सिस्टम अपनी मीन पोजीशन पर चुपचाप बैठा हुआ है। हम चाहते ये हैं कि अगर खुद से तो मूव नहीं कर रहा है, अगर अगर इस मास को मैं डिस्टर्ब करूं, डिस्टर्ब छेड़ दूं। अब छेड़ने के हजार तरीके हो सकते हैं। छेड़ने का एक तो तरीका हो सकता है कि सर इसको मैंने छेड़ा, मतलब इसकी मीन पोजीशन से मैं नीचे लाया जबरदस्ती यहां तक, और कुछ नीचे लाने के बाद मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया, और जिस समय मैं इसको अपने हाथ से छोड़ रहा हूं, टाइम मैं वहीं से काउंट करना स्टार्ट करूंगा। मैं बोलूंगा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये बॉडी कहां पर थी? मेरे हाथ में। किस पोजीशन पे सर? मीन पोजीशन से एट सर्टेन डिस्टेंसेस। जितनी भी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है वो सब हम
यहीं पर बैठ के करेंगे, इधर ही बैठेंगे और यहीं से सारी की सारी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे मीन पोजीशन से। बोला था मैंने कि इसी को जीरो पोजीशन बोलते हैं। जीरो पोजीशन का मतलब सारी कैलकुलेशन कि आपका ब्लॉक कब कहां किस डिस्टेंस पे चला गया, वो सब आप यहीं से बैठ के मेजर कर रहे हो। समझ में आ रही बात? तो डिस्टर्ब करने का तरीका हो सकता है कि सर हम नीचे लाए खींच के और चुपचाप छोड़ दिया, या फिर चुप, ये यहां पर था, इसको हम खींच के कहीं नीचे नहीं ले गए, यहीं पर रखे रखे इसको एक टपली मारी ऊपर से, जस्ट वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, ए हिट किया, आई हैव प्रोवाइडेड इसी पोजीशन पे आई हैव प्रोवाइडेड इट सम वेलोसिटी, वो भी तो डिस्टर्ब करना ही है। तो तुम्हारा मेरा अंदाज अलग अलग हो सकता है डिस्टर्ब करने का, जैसे मर्जी हो डिस्टर्ब करो। अगर आप इस सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, ये बात तो तय है कि ये सिस्टम कुछ मोशन करेगा। और अभी हम ये कहने से बचेंगे कि ये वाइब्रेशन कर रहा है, मुझे नहीं पता वाइब्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो हमको देखना पड़ेगा थोड़ी देर बाद, जब कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स आएंगे हमारे सामने साइन या कॉस के टर्म्स में, तब मैं बोल पाऊंगा। अगर साइन कॉस नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये वाइब्रेशन नहीं है। डिस्टर्ब करने के बाद ये मोशन तो करेगा, ये बात सबको समझ में आती है। अब ये मोशन करते टाइम ये मीन पोजीशन से मूव करते करते किसी जनरल टाइम टी पर हमको यहां पर नजर आ रहा था। कहां पर सर? अपनी मीन पोजीशन से कुछ इतनी डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे सर? एक्स डिस्टेंस पे ये हमको नजर आ रहा था। और अभी भी ये नीचे फर्दर वी वेलोसिटी से और ए एक्सेलरेशन से मोशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा एम क्या है? माय एम इज कि मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि ये ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पे होगा, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, एंड सो ऑन। हर टाइम पे टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या पोजीशन है, क्या वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन, टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड पे कहां पर है, कब नीचे है, कब ऊपर है, सब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। यही तो मतलब होता है मोशन को स्टडी करना। और ये कैसे करेंगे? हम कहीं से ये जो x निकाल रहे हैं, अगर ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हमको पता चल जाए टाइम के फंक्शन में, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी बाकी की सारी बातें करना। x पता है तो मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। कैसे निकालते हैं सर? वेलोसिटी निकालते हैं ऐसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, और dx बाई dt को आज के बाद हम लोग अपनी इस स्टडी में x डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x डॉट? x डॉट का मतलब है डॉट, सिंगल डॉट इज रिप्रेजेंटिंग x को आपने एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। फर्दर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी पता चल गई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आप एक्सेलरेशन निकाल लो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, क्या हो जाएगा? इट विल बिकम d2x डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? अच्छा, ये दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मैं इसको एक्स डबल डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। समझ गए? तो आज के बाद जब ये एक्स डॉट एक्स डबल डॉट देखना, तो तुमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फील आना चाहिए। एक ही चीज है, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। मैं इसको dx बाई डी टी लिखूं या एक्स डॉट लिखूं, एक ही चीज है। एक्स डॉट वेलोसिटी, एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन, एक्स ट्रिपल डॉट जर्क। समझ गए? ये डॉट, सिंगल डॉट, डबल डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है? अरे सुनो सुनो, डिस्टर्ब तो आप किसी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन के अबाउट करते हो ना, जिस पोजीशन पे बॉडी चुपचाप रखी है। बॉडी आपको इनिशियल पोजीशन पे कभी दिखेगी नहीं। स्प्रिंग मास सिस्टम, सिस्टम सिस्टम, ये स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग का मतलब ये किसी सिस्टम का स्टिफनेस आपने जस्ट रिप्रेजेंट किया है। बॉडी का मास आपने जो कनेक्ट किया है वो इनिशियल पोजीशन से खींच करके इसको मीन पोजीशन पे ले आया होगा। और जिस पोजीशन पे आप आ गए हो इनिशियल से मीन तक, जिस पोजीशन पे आप आ गए हो, ये क्या है सर? इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा को स्टैटिक रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं भाई? डेल्टा इज कॉल्ड एज स्टैटिक रिफ्लेक्शन। अभी कुछ बातें मत करिए, अभी आप बिल्कुल भी सोचने की कोशिश मत करिए, आप बस मेरे साथ ये बातें करिए कि हाँ सर यहां तक जो हुआ है वो हमको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में सब डाउट खत्म हो जाएंगे, सब डाउट खत्म होंगे। ये चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, स्लो स्लो चल रहे हैं, एक एक टर्म क्या होता है सब बातें हो रही हैं।
सच सर, क्या ये सचमुच का स्प्रिंग मास सिस्टम है? बेटे हाँ, अभी जो मैंने बनाया है ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार एक स्प्रिंग और मास सचमुच का लगा हो। रियल सिस्टम्स को भी हम लोग स्प्रिंग मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको दिखाया। सिस्टम का स्टिफनेस काउंट करिए, मास काउंट करिए और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब इनिशियल और मीन पोजीशन दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये दिखाने के लिए मैंने आपको बताया भाई, कोई एक सचमुच की अगर आप स्प्रिंग ले लेते हो तो स्प्रिंग का एक्चुअल में इनिशियल पोजीशन इज समथिंग एल्स, लेकिन जब आप स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हो तो ये स्प्रिंग है और मास को जैसे ही कनेक्ट करेंगे और रिलीज करो, हल्का सा छोड़ो, तो ये इनिशियल पोजीशन पे नहीं रुकेगा, ये धीरे 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 नीचे आएगा। कहां तक नीचे आएगा? सर, स्टैटिक डिफ्लेक्शन बाय दिस मच अमाउंट, आपकी स्प्रिंग एलोंगेट हो गई है और मास उतने ही अमाउंट से नीचे आया है। समझ में आ रही बात? मीन पोजीशन पर आते आते सारे के सारे फोर्सेस जीरो हो गए, मास पे लगने वाले सब फोर्सेस जीरो हो गए। मास पे वेट लग रहा है नीचे, स्प्रिंग के फोर्सेस लग रहे हैं ऊपर। बात समझ में आ रही है? एम समझ में आया? मेरा एम क्या है? माई एम इज कि मैं एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लूं, उसके बाद की सारी बातें मेरे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। एम समझ गए? एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है, सब चीजें आसान हो जाएंगी इसके बाद हमारे लिए। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। वी आर गोइंग टू यूज 3 बेसिक मेथड्स। कौन कौन से? यहां तक पहुंचने के लिए हम 3 मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू हैव 3 मेथड्स। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं बेटा हमारे पास? सर, पहला मेथड तो आप लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम मेथड, FBD मेथड। सेकंड मेथड जिसको आप लोग बोलते हैं एनर्जी मेथड। एंड थर्ड मेथड जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेले मेथड। बहुत ध्यान से समझिए, फ्री बॉडी डायग्राम मेथड से किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लो बेटा। सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम मेथड। बहुत 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 ध्यान से समझिए। मैं ये फ्री बॉडी डायग्राम कहां पर बना रहा हूं? ये हमारा जो ब्लॉक है मास एम, किसी जनरल टाइम टी पर ये हमको अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे नजर आ रहा था, और इस टाइम पे मैं इसका आपको दिखा रहा हूं कि व्हाट आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग हियर एट दिस। मैं यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं क्योंकि जब यहां पर एनालिसिस करेंगे तभी तो हमको यहां पर एक्स पता चलेगा, जनरल टाइम टी पर एक्स कहां पर है वो पता चलेगा। सर, ये आपकी सबसे ऊपर कहीं इनिशियल पोजीशन रही होगी ब्लॉक की, उसके नीचे ग्रीन कलर से हम लोगों ने शो किया है दिस इज गोइंग टू बी योर मीन पोजीशन। और याद रखिएगा जब तक हम लोग वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं यही कलर कॉम्बिनेशन भी मैं यूज करने वाला हूं, है ना। पर्पल कलर से मैंने आपकी इनिशियल पोजीशन शो कर दी है। कलर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि ये पर्पल वाला क्या है, ग्रीन वाला क्या है। दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, दिस इज माई ग्रीन, दिस इज माई मीन पोजीशन। और आपका जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है वो कहां है बेटा? सिस्टम जो मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस नीचे आ चुका है और फर्दर नीचे ही v वेलोसिटी a एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप x डिस्टेंस ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं और फर्दर v वेलोसिटी a एक्सेलरेशन से आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? v वेलोसिटी a एक्सेलरेशन से आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कैन आई राइट v वेलोसिटी a एक्सेलरेशन को हम चाहें तो x डॉट वेलोसिटी एंड x डबल डॉट एक्सेलरेशन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे यू नो जहां जहां से ये बॉडी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो जहां जहां से भी ये कनेक्टेड है वो वहां वहां से मैं इसको डिटैच कर लेता हूं एंड आई विल रिप्लेस ऑल द सराउंडिंग्स, क्या क्या फोर्सेस ऑफर कर रही हैं वो यहां पर बनाने वाला हूं। क्या क्या फोर्सेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं? सर, इस बॉडी के ऊपर हमको एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा है, ये mg वेट यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। और क्या चीजें नजर आ रही हैं? सर, इसी बॉडी के ऊपर हमको कुछ फोर्सेस लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, स्प्रिंग के फोर्सेस, क्योंकि ये स्प्रिंग से कनेक्टेड था और तो कोई है नहीं, तो स्प्रिंग विल ऑफर सम फोर्सेस। क्या फोर्सेस ऑफर करेगी? सर, स्प्रिंग इनिशियल पोजीशन पे वाज ऑफरिंग नो फोर्स,
आप इनिशियल पोजीशन से टोटल कितना नीचे आ चुके हैं सर? डेल्टा अमाउंट तो ये हो गया, प्लस फर्दर एक्स अमाउंट से और नीचे आए हो, तो टोटल स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो गई है सर? स्प्रिंग इलोंगेट हो गई है डेल्टा, पहले ही हो चुकी थी, प्लस एक्स अमाउंट, तो टोटल डिफ्लेक्शन इज एक्स प्लस डेल्टा। तो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन अगर आपको पता है तो स्प्रिंग के फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहे होंगे सर? स्प्रिंग के फोर्सेस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे एस इंटू डेल्टा प्लस एक्स। यस और नो? कैन आई राइट दिस बेटा? टोटल फोर्सेस आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, और इतने फोर्सेस लगने के बावजूद फर्दर ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यहीं पर न्यूटन सेकेंड लॉ याद है? कोई एक बॉडी जिसका मास m है, जिसके ऊपर कुछ सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, बहुत ध्यान से, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ? न्यूटन सेकेंड लॉ सेज कि भैया किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसी की वजह से तो आपकी बॉडी जो मास m की है ए एक्सेलरेशन से मूव करती है। यस और नो? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी रिटन एज m इंटू ए। न्यूटन सेकंड लॉ बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 8 से। तो ये बॉडी कैसी दिखाई पड़ रही है सर? ये जो बॉडी है मास m की, ये हमको ए एक्सेलरेशन से नीचे की डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये मास m का बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ क्यों मूव कर पा रहा है? क्योंकि इस पे जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वही तो m a के बराबर रहा होगा। बोलो यस और नो? तो कैन आई राइट? नीचे की डायरेक्शन में टोटल फोर्स कैसे लिखा जा सकता है सर? mg नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है, माइनस टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg माइनस s डेल्टा प्लस x विल बी इक्वल टू m इंटू ए को मैं लिख रहा हूं x डबल डॉट। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम एट ऑल। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? कैन आई राइट? इसको जब आप थोड़ा सा ओपन करेंगे तो यू विल गेट mg माइनस एस डेल्टा माइनस का एस एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट। बेटे हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील ये चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, mg माइनस एस डेल्टा तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हम पहले लिख चुके हैं कि mg इज इक्वल टू एस डेल्टा, mg इज इक्वल टू एस डेल्टा, ये बात तो हमको मालूम है। तो ये दोनों चीजें मैग्नीट्यूड वाइज आर एग्जैक्टली सेम, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर ही देंगी। कैन आई राइट एम एक्स डबल डॉट, ये माइनस एस एक्स है, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास? एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0। यू हैव गॉट दिस इक्वेशन, ये तुम्हारे सामने मस्त एक इक्वेशन बन गई है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम इस बॉडी जो कि मोशन कर रही है उसके सॉल्यूशंस कुछ निकाल सकते हैं। ये जो बॉडी मोशन कर रही है इसकी मोशन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ये जो इक्वेशन आई है ना एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से सॉल्व कर लें। एक बच्चा बोला कि अरे सर क्या ही बदतमीजी है, हमको जब ये तो शुरू से मालूम था ना हमको, ये आप mg और एस डेल्टा लिख ही क्यों रहे हैं? ये तो हमको मालूम है कि इनिशियल डिफ्लेक्शंस वाली कुछ चीजें तो ऑलरेडी कैंसिल होनी ही होनी है, तो आप ये इनिशियल पोजीशन शो ही क्यों कर रहे हैं? आप अपनी प्रॉब्लम को यहां से स्टार्ट करो ना, क्योंकि यहां पर दिस इज द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे बच्चे का कहना है कि सर ऑलरेडी सारे के सारे फोर्सेस जीरो हो चुके हैं, आप इनिशियल को काउंट ही मत करो। ये मान के चलो कि बॉडी पे जो भी फोर्सेस लग रहे थे शुरुआत में, कौन कौन से सर? इनिशियल से मीन तक आते आते mg के इफेक्ट को ऑलरेडी डेल्टा वाली चीजें कैंसिल कर चुकी होंगी। अब फर्दर आज के बाद हम सारी बातें यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे मीन से बैठ करके। बात समझ में आ रही है? मैं ये मान रहा हूं कि भैया मीन पोजीशन पे बॉडी के पास टोटल फोर्स 0 हो चुका है, मतलब अभी यहां पर कुछ नहीं लग रहा है, सब 0 हो चुका है। ऊपर एस डेल्टा और नीचे mg, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं ऑलरेडी, 0 फोर्स। तो अब आपको ये देखना है ना कि सर फर्दर एक्स मोशन की वजह से, फर्दर एक्स नीचे आप मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से एडिशनल क्या नए फोर्सेस आए हैं वो चेक करो। यहां पर तो ऑलरेडी फोर्सेस 0 हैं, नेट फोर्सेस 0 हैं, फर्दर आप जो एक्स डाउन आए हैं यहां पर आए हैं, इसकी वजह से नया क्या आया है वो लिखो। आप अननेसेसरी इनिशियल पोजीशन को लेकर के बैठे हैं, पुरानी बातों को लेकर के, तो वो बातें यहां पर है ना
आपका काम बढ़ा रही हैं, अल्टीमेटली उनको कैंसिल होना ही है। तो हम मीन से भी अपनी बातें स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हाउ कैन वी राइट, फिर से वही बात है कि सर ये बॉडी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस नीचे आई है, फर्दर नीचे की डायरेक्शन में ये एक्स डॉट वेलोसिटी एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन से मूव करती हुई हमको दिखाई पड़ रही थी, ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करती हुई दिखाई पड़ रही थी। अभी इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना ही है सर, इसके ऊपर फोर्स। अब ये मत बोल देना कि नीचे mg लग रहा है, क्योंकि mg बोलोगे तो हम s डेल्टा ले आएंगे, वो दोनों एक दूसरे को फिर से कैंसिल करेंगे। तो नीचे mg s डेल्टा एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं यहाँ पर। आई विल जस्ट शो एडिशनल क्या आया है। सर मीन पोजीशन पे 0 हो चुका था सब कुछ, एडिशनल फोर्सेस क्या आए हैं, स्प्रिंग का फोर्स x इलोंगेशन हुआ है, स्प्रिंग का एक यहाँ पर ऊपर की तरफ sx, यही तो फोर्स है जो डिफ्लेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। और कुछ है यहाँ पर, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। लगाइए इक्वेशन आपकी, न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ सेज। सर सेकंड लॉ यही कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं उस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू ma लिखा जा सकता है। तो नीचे की डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस कितने हैं सर, यहां नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स दिख रहा है, ये 0 है, ऊपर कितना है sx, तो कैन आई राइट 0, नीचे 0 है, माइनस ऊपर sx है, यही तो इक्वल टू ma रहा होगा। बोलो यस और नो, mx डबल डॉट रहा होगा, लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो भाई, mx डबल डॉट लिख सकते हैं क्या, sx विल गो दिस साइड, क्या हो जाएगा mx डबल डॉट प्लस sx इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन यहां से भी वही आ गई, अरे सर आनी ही थी। डिफरेंसेस क्या ही किए हैं, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो डिफरेंसेस नहीं किए हैं, सेम चीजें सेम बातें कर रहे हैं आप। आपने यहाँ पर mg भी लिखा तो s डेल्टा भी लिखा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गई। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि mg s डेल्टा ही तो लिखा ही है, जिसको मैं 0 बोल रहा हूँ, इसको आप यहाँ पर 0 ही मान के चल रहे हैं। एवरीबडी क्लियर, सिंपल सी बातें हो रही हैं। एक और अप्रोच है, आप चाहें तो न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल कर लें, और एक और अप्रोच होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल। अगेन फ्री बॉडी डायग्राम ही बना रहे हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस टाइम न्यूटन सेकंड लॉ, वी आर गोइंग टू यूज डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल कैसे यूज कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। सर बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे रखी हुई है, और बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं, अरे ग्रेविटी लगेगी तो ग्रेविटी की वजह से क्या आएगा, वेट ही तो आएगा। गुरु ग्रेविटी की वजह से ही तो वेट आ रहा था, मास बॉडी का था m, उस पे ग्रेविटी के इफेक्ट आ रहे थे, उसी को तो वेट बोलते हो। मास जो है वो है, उसी पे ग्रेविटी का इफेक्ट तो वेट बोलते हो, तो वही तो हमने कंसीडर किया था, तो वही तो हम कह रहे हैं। मास को स्प्रिंग ने कैंसिल नहीं किया था, वेट को, ग्रेविटी के इफेक्ट को ऑलरेडी स्प्रिंग के कुछ रिफ्लेक्शंस कैंसिल कर चुके हैं, दैट्स व्हाट आई हैव सेड। इधर आ जाओ सर, फिर से आपने मीन पोजीशन बनाई है, बॉडी आपकी ये नजर आ रही है, मीन पोजीशन पे बॉडी ये दिखाई पड़ रही है, ठीक है। मीन पोजीशन से जब हमने देखा तो ये बॉडी हमको कुछ x डिस्टेंस पे नजर आ रही थी, v वेलोसिटी फर्दर नीचे की तरफ, v वेलोसिटी a एक्सेलरेशन से मूव करती हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाते हुए आप हमको नजर आ रहे थे। इधर पे कहा सर, यहां से आप कहीं ये दिखाई पड़ रहे थे हमको, ठीक है। बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। क्या क्या चीजें नजर आएंगी सर, हमको नीचे की तरफ कोई फोर्स दिख नहीं रहा है क्योंकि वो सब तो 0 हो चुका है, नीचे mg और ऊपर के s डेल्टा तो ऑलरेडी एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं। क्या दिखाई पड़ रहा है, ओनली दिस sx, चलो बना देते हैं। यहां पर सिर्फ एक फोर्स दिखाई पड़ रहा है sx, नथिंग एल्स। एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल ने कहा देखो न्यूटन सेकंड लॉ सेज कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो डायनेमिक्स वाली, कि टोटल फोर्सेस जो लग रहे हैं इसी की वजह से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक और भाई साहब हुए थे मैथमेटिशियन, इनका कहना था कि सुनो हम किसी भी डायनेमिक्स वाली प्रॉब्लम को स्टैटिक की तरह सॉल्व करना तुमको सिखाते हैं। और क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने ये बताया था कि कोई भी एक बॉडी विच इज एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्सेस, तो टोटल फोर्सेस आप निकाल लीजिए, टोटल फोर्सेस सर निकाल लिया, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, स्प्रिंग का ही तो फोर्स लग रहा है, कितना s इंटू एक्स, टोटल फोर्स
मोशन की डायरेक्शन में, ये मोशन है ना, इसका मोशन कहां हो रहा है सर, इधर ही तो हो रहा है। तो मोशन की डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं सब लिखो, लिख लिए। और फिर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप इनर्शिया फोर्सेस इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इनर्शिया फोर्सेस, इनर्शिया फोर्सेस इधर इंट्रोड्यूस कर रहा है सर, दिस इज इनर्शिया फोर्सेस। इनर्शिया फोर्स होता है m इंटू ए, एम ए बोल लो, या इसी को हम लोग एम एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं। ए इज नथिंग बट एक्स डबल डॉट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इनर्शिया फोर्सेस जैसे ही आप एक्सेलरेशन के अपोजिट इंट्रोड्यूस करते हो तो इन सारी चीजों का समेशन जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाट डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल सेज। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का क्या कहना है? डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, इट सेज फर्दर, आज के बाद मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग आज के बाद NSL लिखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, इस तरीके से। और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को मैं लिखूंगा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, DAP। बाद में मत पूछना कि सर ये DAP क्या है, कोई भी बच्चा, अगली क्लास में कुछ बच्चे नए आएंगे कि सर हम पहली बार मिल रहे हैं, अभी DAP क्या होता है सर हम पहली बार सुन रहे हैं, ये हो गया DAP। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल सेज कि जितने भी फोर्सेस मोशन में, लाइन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस आपको दिख सकते थे सबके सब फोर्सेस लिखो। और फिर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स, माई इफेक्ट, डीएलम्बर्ट वाला इफेक्ट इंट्रोड्यूस करो, सब कुछ जीरो कर देंगे हम। बनाओ सर, क्या दिखाई पड़ रहा है सर, ऊपर की डायरेक्शन में देखो ना। अब इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, सारा सब कुछ जीरो हो जाएगा। लिखो MA प्लस SX, MA प्लस SX इज इक्वल टू जीरो। बन गई इक्वेशन, दैट्स इट, हो गया आपका इक्वेशन। आपकी मर्जी है, जैसे भी सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करिए, अंतिम में जो रिजल्ट आपके आने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम ही आने वाले हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कैसे भी सॉल्व कर लो आप, इनिशियल पोजीशन को काउंट करके सॉल्व करना चाहते हो, यू विल रीच हियर। आप मीन पोजीशन से कहानी स्टार्ट करना चाहते हो, यू विल रीच हियर। आप डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, यू कैन रीच हियर। कुछ बच्चे तो ये भी समझ गए होंगे कि अरे सर गंगाधर ही शक्तिमान है, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल की बात करें या न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चीजें तुम एक ही बोल रहे हो। यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ का क्या कहना है, न्यूटन सेकंड लॉ रियलिटी में बात कर रहा है कि भैया अगर कोई बॉडी m मास की है, टोटल कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्सेस की वजह से ही तो नीचे की डायरेक्शन में MA आपको दिख रहा होगा। इनका क्या कहना है कि सारे फोर्सेस आप लगा लो और MA जो अभी तक नीचे होता था इसको इन्होंने सूडो फोर्स, इनर्शिया फोर्स का नाम दे दिया। बोले इसको ऊपर लगाओगे तो इन सब का समेशन जीरो हो जाएगा। अबे ऑल दीज थिंग्स इक्वल टू MA बोले, या फिर इसको उल्टा करके यानी माइनस करके आप इधर लगाओगे, अगर ऐड कर दोगे तो सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। क्या ही मतलब है, सेम चीजें हैं, बस अलग रैपर में लपेट के मार्केट में नई चीज चिपका दी। लेकिन अप्रिशिएट करिए इस ब्यूटी को कि आखिर जब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ था तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल की इस फिलॉसफी की हमको जरूरत क्यों पड़ी। इनका कहना है कि जो प्रॉब्लम अभी तक आप डायनेमिक्स के फॉर्म में देख रहे हो कि बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ड्यू टू विच दिस इज हैविंग एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज इक्वल टू ऑल दीज फोर्सेस का समेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं, यही तो रिजल्टेंट MA दे रहे हैं। डीएलम्बर्ट का कहना है कोई MA वैमे नहीं है, कुछ नहीं है, बॉडी को आप रेस्ट में ट्रीट कर सकते हो, स्टैटिक की तरह ट्रीट कर सकते हो। कैसे? सारे के सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो लगाओ और एक फोर्स हम देते हैं तुमको, इनर्शिया फोर्स, सूडो फोर्स, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना इसको और सब जीरो हो जाएंगे, सारे फोर्सेस का समेशन जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, नाउ यू हैव गॉट दिस इक्वेशन mx डबल डॉट प्लस SX इज इक्वल टू जीरो। ये जो तुम्हारे सामने इक्वेशन मिल गई है इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस सिस्टम। जिस सिस्टम की हम लोग बातें कर रहे हैं इसी को हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसके सोल्यूशन डिसाइड करेंगे कि आपका जो मोशन है वो वाइब्रेशन बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसको कैन आई राइट, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि जो इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रही है ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, सेकंड ऑर्डर की
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ये इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में इतनी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये रिजल्ट आप लोगों को याद भी होंगे। वाइब्रेशन के इक्वेशन सॉल्व किए आप लोगों ने, वहां पर इक्वेशंस क्या आती थी, एक इक्वेशन आपने सॉल्व की है, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन, दैट वाज रिटन एज एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, इसके रिजल्ट आते थे, इसके जो सॉल्यूशंस आते थे वो क्या निकल के आते थे सर, इसके सॉल्यूशन निकल के आते थे x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा एन टी प्लस 5, ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आते थे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लूं तो मुझे इसके सॉल्यूशंस भी पता चल जाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील, अरे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप अगर ऊपर वाली इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें, कैसे सर, ये लो, ये जो इक्वेशन लिखी है m से डिवाइड कर दो, यू विल गेट x डबल डॉट प्लस s बाई m टाइम्स x इज इक्वल टू 0। सिंपली यही तो बोलना है कि यहां पर जिसको आप ओमेगा एन स्क्वायर बोलते थे, रिजल्ट ये आते थे, यहां पर ओमेगा एन स्क्वायर यही तो है बेटे, यही तो है हमारा ओमेगा एन स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा एन कितना हो जाएगा सर, दिस ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट एस बाई एम। ये वैल्यू उठा करके यहां पर डालो और ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास अभी जनरल दिख रहा है, ये आपकी इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? और जैसे ही तुमको इक्वेशन में दिखाई पड़ता है कि यहां पर साइन दिखाई पड़ रहा है, सारे बच्चे खुशी से चिल्लाने लग जाएंगे कि अरे सर साइन दिखाई पड़ गया, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है जिसकी आप मोशन की बातें कर रहे हैं, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर ये किस एक्स पोजीशन पे रहा होगा, उस सोल्यूशन में हमको साइन दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब साइन इज रिप्रेजेंटिंग कि सर यहां पर वाइब्रेशन हो रहा है। इस पार्टिकल की मोशन, इस बॉडी की मोशन की जो बातें आप कर रहे थे, इसको हम लोग वाइब्रेशन बोल सकते हैं। अभी तक हमको नहीं पता था इसको वाइब्रेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अब बोल सकते हैं। साइन दिख गया, अब हम गारंटी ले सकते हैं कि ये वाइब्रेशन रहा होगा। इज दिस क्लियर? अरे इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, पार्शियल नहीं है, पार्शियल नहीं है, पार्शियल नहीं है, मैंने लिखा है दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल मैंने लिखा नहीं है, मैंने बोल, है ना, गलती से निकल गया, गलती से निकल गया। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा ये। बात समझ में आ रही है? और एक बार आपको दिख गया है कि ये वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये जो टर्म मल्टीप्लीकेशन में आपको दिखाई पड़ रहा है साइन के साथ, ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड रहा होगा। दिस इज एम्पलीट्यूड। और टाइम के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म आपको दिखाई पड़ता है, ये वाला टर्म, टाइम के साथ मल्टीप्लीकेशन में ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एन क्यों लिखा है? दिस एन इज रिप्रेजेंटिंग नेचुरल, नेचुरल वाइब्रेशन की बातें हो रही हैं, इसलिए मैंने यहां पर एन लिखा हुआ है। जब हम डैम्ड वाइब्रेशन की बातें करेंगे तो यहां पर ओमेगा डी लिख देंगे हम, डी सफिक्स में। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? दैट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन आपने लिखी है एस बाई एम। बात समझ में आ रही है? यहां पर दो टर्म आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, दिस इज आर एंड दिस इज फाई। कितने बच्चे पहले तो ये महसूस कर पा रहे हैं कि सर ओमेगा एन जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई पड़ रही है, दैट फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये सिर्फ स्टिफनेस कितना है उस पर डिपेंड कर रही है, मास कितना है उस पर डिपेंड कर रही है। बात समझ में आ रही है? कितना स्टिफनेस है, स्टिफनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। मास कितना है, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा एन इज गोइंग टू बी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये आपके सिस्टम की प्रॉपर्टी होने वाला है। बात समझ में आ रही है? दिस इज गोइंग टू बी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। थोड़ा सा और गौर से देखेंगे तो आपको यहां पर ये भी पता चलेगा कि यहां पर जो आपके आर एंड फाई है, अच्छा अभी भी इस इक्वेशन को आप ये मत भूलिए, इस इक्वेशन को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये इक्वेशन हो गई हमारी x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा एन की जगह पर अंडर रूट एस बाई एम, ये फ्रीक्वेंसी इंटू टी प्लस फाई। अभी भी ये इक्वेशन आपकी पूरी तरीके से आपके सिस्टम की इक्वेशन नहीं बनी है, आपके सिस्टम की मोशन की इक्वेशन नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी भी आर और फाई ये जनरल टर्म है, आपने एस और एम की वैल्यू तो रखी है,
कि आर और फाई आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आर एंड फाई दीज आर कॉन्स्टेंट्स, वी कैन कैलकुलेट these constants with the help of initial condition. Let me write. R and phi are constants. How do we calculate them? With the help of initial conditions. Calculate with the help of initial condition. And what is the initial condition बेटे? सर इनिशियल कंडीशन का मतलब है, देखो एक बार ये जो बॉडी मोशन कर रही है, इस बॉडी की मोशन के बारे में हमको सिर्फ उसी टाइम तक पता है जिस टाइम तक ये बॉडी मेरे हाथ में थी। मतलब इस बॉडी को मीन पोजीशन से हम खींच के लाए हैं यहां तक, और जिस समय छोड़ा है टाइम टी इक्वल टू 0 पर, हमको मालूम है टाइम टी इक्वल टू 0 पर हमने इसके साथ क्या क्या बदतमीजी करी है, उसको हम लोग बोल रहे हैं इनिशियल कंडीशन। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंसेस तो तुमने प्रोवाइड किया ना, तुमको मालूम है कि टाइम टी इक्वल टू 0 पर तुमने किस लेवल तक बदतमीजी कर रखी है। आप फर्स्ट कंडीशन आप ये बोल सकते हो कि सर टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर आई हैव प्रोवाइडेड सम डिस्टेंसेस, मैंने प्रोवाइड कर रखी थी, मतलब मेन पोजीशन से खींच के थोड़ा सा नीचे लाए थे, कुछ एक्स नॉट पोजीशन तक लाए थे, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। वेलोसिटी 0 थी जिस समय हमने छोड़ा है, उस समय टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स डॉट वेलोसिटी की वैल्यू हमने 0 प्रोवाइड कर रखी है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशंस हमारे सामने थी, और विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंडीशंस ये दो अननोन जो है ना आर एंड फाई, ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? कैसे निकालेंगे? अरे यार तुम्हारे पास एक्स इक्वेशन तुम्हारे सामने आ चुकी है, एक्स डॉट आप कैसे लिख सकते हो? एक्स तुमको पता ही है, एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा एन टी प्लस फाई, ये तुम्हारे सामने इक्वेशन आ गई है। ओमेगा एन कैलकुलेट कर लिया तुमने अंडर रूट एस बाई एम। एक्स डॉट कैसे निकाल सकते हो? वेलोसिटी कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी आर साइन विल बिकम कॉज, अंदर है ओमेगा एन टी प्लस फाइव, और टी के साथ ओमेगा एन था तो एक ओमेगा एन आपको यहां भी दिखाई पड़ रहा है। दो इक्वेशन मिल गई। टाइम टी की वैल्यू जब 0 थी तब क्या पोजीशन रखी है हमने? सर हमने पोजीशन प्रोवाइड की थी एक्स नॉट। वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की है? टाइम टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है सर? 0 है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस क्या पोजीशन थी, क्या वेलोसिटी थी, हमको मालूम है ना टाइम टी इक्वल टू 0 पर। पुट डाउन दीज वैल्यूज, यू विल गेट आर एंड फाई का वैल्यू रख दीजिए। हो सकता है कोई बच्चा बोल रहा है नहीं सर हमने अलग तरीके से छेड़ा है, हमने छेड़ा है कि टाइम टी इक्वल टू 0 पर एट टाइम टी इक्वल टू 0 हमने डिस्टर्बेंस नीचे खींच के नहीं लाए हैं। एक्स की वैल्यू 0 थी लेकिन वेलोसिटी हमने कुछ प्रोवाइड कर दी थी, कैसे? मीन पोजीशन पे रखा हुआ था और चुपचाप यहीं पे ए वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, कैसे? इमीडिएट टाइम टी इक्वल टू 0 पर ए ऐसा जैसे ही इसको टपली मार रहा है, कैन यू फील इमीडिएटली आई हैव गिवन इट 30 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया। तो बेटा ये लो एक्स डॉट की वैल्यू कुछ तो है, समथिंग समथिंग समथिंग, ये वैल्यू हमने कुछ प्रोवाइड कर रखी, वी वेलोसिटी वी नॉट। बात समझ में आ रही है? एक बच्चे ने बोला नहीं सर हमारा बदतमीजी करने का तरीका थोड़ा अलग है, हम इस बॉडी को एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 नीचे तक खींच के भी लाएंगे, मीन पोजीशन से नीचे तक खींच के लाएंगे, और इससे पहले कि इसको छोड़ें, चुपचाप नहीं छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ने से पहले कुछ वेलोसिटी भी दे देंगे। आई विल राइट कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू हमने एक्स नॉट भी प्रोवाइड करी थी, और कुछ वेलोसिटी एक्स डॉट कितनी वी नॉट वेलोसिटी भी प्रोवाइड करी थी। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू हैव डिस्टर्ब्ड, दो कंडीशंस आपके पास हैं, क्या वेलोसिटी है क्या पोजीशन है, ये आपको मालूम था। बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं? अरे मेरी जान सुनो 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 बेटा, हटाओ। दिस इज समथिंग जिसको मैं बोल रहा हूं दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? और इसी इक्वेशन ऑफ मोशन के जो सोल्यूशन निकल के आते हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग। अब ये मत बोल देना कि सर मैथमेटिक्स हमने बचपन में पढ़ी नहीं है। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में मैथ्स 1 मैथ्स 2 मैथ्स 3, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में इतनी बातें तो आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है? एक सॉल्यूशंस को देख करके
x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, ये देख करके आपको पता चलेगा इसको वाइब्रेशन बोले या ना बोले। साइन दिख गया, समझ जाओ ये वाइब्रेशन हो रहा है। और साइन के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड ये जो टर्म है फाई, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फेज एंगल। ओमेगा एन क्या है? दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। ओमेगा एन बड़े आसानी से आप कंपेयर कर लीजिए, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इक्वल टू 0 था, थोड़ा सा रीअरेंज किया, यू विल गेट टू नो दैट ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू एस बाई एम, यानी ओमेगा एन की वैल्यू अंडर रूट एस बाई एम होती है। ये तो आपको पता चल गया, ये चीज आपने रख दी। आर और फाई भी तो पता करना है ना आपको, ये तो जनरल सोल्यूशन लिखे मैंने। आपकी कहानी के आर और फाई की वैल्यू क्या है ये कहां से पता चलेगा? ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर दैट आई एम जस्ट सेइंग यार तुम्हारे पास इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से, देखो दो अननोन चीजें पता करनी है, इसके लिए आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं पता। इस बॉडी को जैसे ही आप अपने हाथ से छोड़ देंगे, आपको उसके बाद कुछ नहीं पता है। जिस समय आप छोड़ रहे हैं उस समय आपको पता है कि आपने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हैं। आपने इसको टाइम t इक्वल टू 0 पर कितनी पोजीशन पे था ये बॉडी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो आपको पता है टाइम t इक्वल टू 0 पर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इनिशियल कंडीशन। और एक बार बॉडी आपके हाथ से निकली है, फिर ये किस टाइम पे कहां जाएगी आपको नहीं पता है, फिर आपको मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। सो दैट, इज दिस क्लियर? बताते हैं, पहले ये समझ गए आर और फाई कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं? ये बात समझ में आ गई, आर और फाई कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। नाउ अब एम्पलीट्यूड अगर तुमको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो वो समझ लो। सर आपने बोला आर एंड फाई आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी हो गए गुरु, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? फॉर अ गिवन केस, सर आप जिस सिस्टम की बातें कर रहे हैं, इस सिस्टम को अगर मैं उस सिस्टम का एक्स शो करना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, सिस्टम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी शो करना चाहूं तो कैसा नजर आ रहा है? सर वो हमको दिखाई पड़ रहा है ये x इज इक्वल टू सम आर साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव। ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ग्राफ साइन कर्व के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल। साइन कर्व कैसा नजर आ रहा है? सर साइन कर्व लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ। अलग अलग टाइम पे किस किस पोजीशन पे आप हैं ये पता चल गया। मीन पोजीशन से टाइम t इक्वल टू 0 पर आप कहां थे? यहां थे। टाइम t इक्वल टू समथिंग सेकंड पे आप कहां हो? सर आप मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे पहुंच गए हो, फिर आप मीन पोजीशन पे आए हो। बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग टाइम पे आप किस किस पोजीशन पे हो ये आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। नंबर एक चीज, आर क्या है? आर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं आर एम्पलीट्यूड। आपका जो सिस्टम है वाइब्रेशन कर रहा है, आर दिस मीन पोजीशन के एक तरफ मैक्स टू मैक्स आप कहां पर जा रहे हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड। नंबर एक चीज। दूसरा, मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, चलते चले गए, एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, रुके, वापस मीन पोजीशन पे आए, बट यहीं नहीं रुके, अदर पोजीशन पे आप चले गए, अदर साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वहां पे रुके और फिर से मीन पोजीशन पे आए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। और एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है इसी को तो हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड टी। दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, हमेशा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब समझ में आ रहा है कुछ? ये अच्छा ओके। कोई सिस्टम जो वाइब्रेशन कर रहा है वहां पर ये सारी चीजें क्या होती हैं, आर क्या होता है, टाइम टी क्या होता है, बात समझ में आ रही है? फेज एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? सर यहां पर आपने शो कर रखा है कि द साइन वेव स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। हो सकता है कभी ये साइन वेव थोड़ी सी यहां से स्टार्ट हो रही हो, तो ये जो एंगल होता है दिस, ये चीज, दिस इज समथिंग, ये जो डिस्टेंस है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर पाई। बात समझ में आ रही है? टाइम टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते तो फाई का वैल्यू 0 है, लेकिन अगर आपने ये वेव कितना खिसक गई है, ये आगे खिसक गई है,
या पीछे खिसक गई है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। बात समझ में आ रही है? नाउ थिंग्स आर अ लिटिल बिट क्लियर। क्लियर है, क्लियर है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? अच्छा, वंस यू हैव कैलकुलेटेड, आर पता चल गया है, फाई की वैल्यू भी आपको पता चल गई है, तब वैल्यू रखो। सर आर पता है, फाई पता है, ओमेगा एन भी पता है, अब जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है उसको मैं बोलूंगा कि ये आपका सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। जो इक्वेशन निकल गई थी ना, एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इक्वल टू जीरो, उसका सोल्यूशन ये परफेक्ट वाला आपको दिखाई पड़ गया है। एक चीज ध्यान रहे, व्हेन आई से दैट आर एंड फाई आर कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है। लिख देते हैं यहां पर, आर एंड फाई आर कांस्टेंट, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्या मतलब है? बहुत ध्यान से समझो, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज तुम्हारे सामने कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। कैसा नजर आ रहा है? सर ये दिखाई पड़ रहा है। चुपचाप अपनी मीन पोजीशन पे रखा हुआ था। ये जो पोजीशन मैंने आपके सामने बनाई है, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द सिस्टम। केयरफुल केयरफुल केयरफुल, ये आपके सिस्टम की मेन पोजीशन है बेटा। ठीक है, किसी बच्चे ने इस सिस्टम को अगर डिस्टर्ब किया है, डिस्टर्ब करो। आप इस सिस्टम को खींच करके यहां तक लाए थे और यहां से छोड़ दिया। जैसे ही आप छोड़ोगे यहां से, इट विल ट्राई टू गो बैक टू इट्स मीन पोजीशन। ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, बट यहां पर जाके रुकेगा नहीं। ये फिर से उसी झटके में अदर साइड भी निकल जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से जाके रुकेगा और फिर वापस मीन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो इस सिस्टम का जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है आपको। सर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, और जिंदगी भर ये इसी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ, इसी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ये आपको मोशन करता हुआ लाइफ टाइम तक दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर फ्रिक्शन है नहीं। एक बार सिस्टम ने जो वाइब्रेशन शो कर दिए, तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन, इस मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो जिंदगी भर आपको यही दिखाई पड़ेगा कंटिन्यूअसली। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, हो सकता है कि सर हम इस सिस्टम को सिर्फ सेम सिस्टम, वही स्टिफनेस, वही मास, अगर मैं इसको डिस्टर्ब करके सिर्फ यहीं तक लाया और छोड़ दिया, तो कैन यू फील ये इसी पोजीशन से वापस अपनी मीन पोजीशन जाएगा, रुकेगा नहीं, अपोजिट भी चला जाएगा, फिर रुकेगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा और रुकेगा नहीं, अपोजिट आ जाएगा। तो कैन यू फील अब ये जिस एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन शो करेगा वो एम्पलीट्यूड क्या नजर आ रहे होंगे? सर मैं इसी को कॉपी करके आगे बढ़ा देता हूं। सर वो एम्पलीट्यूड आपको थोड़े से छोटे नजर आएंगे। यस और नो? थोड़े से छोटे नजर आएंगे। कैसे नजर आ रहे हैं? सर ये दिखाई पड़ रहा है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए बातें। अगर आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ा है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन थोड़े से कम रहेंगे। ज्यादा डिस्टर्ब किया था तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस अलग रहेंगे। लेकिन जिस भी एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस एक बार स्टार्ट हुए, लाइफ टाइम तक, क्यों? क्योंकि सिस्टम ने एक बार वाइब्रेशन मोशन करना स्टार्ट की है, तो यहां पर ना तो इसकी एनर्जी लॉस हो रही है क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं यहां पर, और ना ही आप एडिशनल कोई इसको एनर्जी दे रहे हो। क्यों? क्योंकि एक बार आपके हाथ से सिस्टम छूट चुका है, तो फर्दर आप इसमें कोई डिस्टर्बेंस, कोई बदतमीजी कर नहीं रहे हैं। तो जो भी एनर्जी देनी थी आपको, आपने टाइम t इक्वल टू 0 पे दे दी है, दैट्स इट, छोड़ दिया है इसको। बात समझ में आ रही है? नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात, देखो डिस्टर्ब करने के तरीके पे एम्पलीट्यूड कितना है, फेज एंगल कितना है, वो तो डिपेंड करेगा। लेकिन किस टाइम पीरियड से आप वाइब्रेशन कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से आप वाइब्रेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड नहीं कर रही हैं बेटे। मतलब यहां से लेकर के यहां तक आने में जो भी टाइम लगा है, दिस टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें वो बिल्कुल वही हैं जो आपको यहां से लेकर के यहां तक आने में दिखाई पड़ रही हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एम्पलीट्यूड इस सिस्टम का कांस्टेंट है, बट वो डिस्टरबेंस पे डिपेंड करता है कितना होगा एम्पलीट्यूड। जो भी है ड्यूरिंग मोशन इट विल नॉट चेंज। कांस्टेंट का मतलब
ड्यूरिंग मोशन दैट एम्पलीट्यूड इज नॉट गोइंग टू चेंज। जिंदगी भर सेम एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस आपको दिखाई पड़ेंगे। एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, लेट मी राइट, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट फॉर द गिवन मोशन ड्यूरिंग मोशन इट विल नॉट चेंज। मोशन के दौरान ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ड्यूरिंग मोशन ये चेंज नहीं होगा। बट कांस्टेंट होने का मतलब इसको आप प्रॉपर्टी मत समझ लीजिएगा। एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। मोशन की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, जो मोशन ये कर रहा है उस मोशन की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, लेकिन सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी डिस्टर्ब किया है अलग तरीके से तो कभी ये ऐसी मोशन कर रहा है, अलग तरीके से डिस्टर्ब करते तो ये ऐसी मोशन करता। तो ये मोशन की प्रॉपर्टी तो है, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि ये सिस्टम ये भी शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है, कोई और तरीके का भी वाइब्रेशन शो कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू हैव डिस्टर्ब्ड दिस। बात समझ में आ रही है? नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। क्या ये बड़ी सी बात आपके दिमाग में जा पा रही है? सारे बच्चे बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एवरीबॉडी क्लियर? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। सारे बच्चे जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बैठे हैं हमारे साथ, एक बार सब लोग चैट बॉक्स में बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है। एम्पलीट्यूड को मैं मोशन की प्रॉपर्टी बोल सकता हूं, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं। क्यों? सिस्टम की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सर आप कैसे, सिस्टम की प्रॉपर्टी तो हम फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? आओ दिखाते हैं तुमको, आओ दिखाते हैं आओ दिखाते हैं। सर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी लो। यहां पर जो टर्म ओमेगा एन आपके सामने दिखाई पड़ रहा था, इक्वेशन का सोल्यूशन क्या था सर? x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव। ये आपके सामने इक्वेशन थी और यहीं से आपने निकाला है कि यहां पर जो ओमेगा एन होता है दिस इज अंडर रूट एस बाई एम। जब आप स्टिफनेस की वैल्यू, और ध्यान से समझिएगा, स्टिफनेस की वैल्यू न्यूटन पर मीटर में रखते हैं और मास की वैल्यू आप केजी में रखते हैं, तो यहां से आपका जो ओमेगा एन निकल के आएगा दैट ओमेगा एन इज गोइंग टू बी इन, ये जो ओमेगा एन निकल के आता है दैट इज गोइंग टू बी इन रेडियन पर सेकेंड। दैट ओमेगा एन यू आर गोइंग टू गेट इन रेडियन पर सेकेंड। और इसको बोला जाता है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आ रही है? टाइम पीरियड निकालना है, निकाल लीजिए। सर ओमेगा एन कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2πfn, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2π/t। याद है कुछ बचपन में बातें पढ़ी थी हम लोगों ने? आप चाहें तो यहां से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकल जाएगा? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा एन। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 2π/ओमेगा एन। ओमेगा एन नीचे जाएगा तो अंडर रूट m/s हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अगेन सारी वैल्यूज आप मास केजी में रख रहे हैं, ये न्यूटन पर मीटर रख रहे हैं, तो जो टाइम निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन mks, सेकंड्स में आएगा। ये fn की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? दिस टाइम पीरियड t, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दिस वाज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस वाज टाइम पीरियड, इसको आप लोग बोलते हैं दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, वाइब्रेशन का टाइम पीरियड। और ये जो एफ एन है आप कैसे निकाल सकते हैं? दिस एफ एन कैन बी रिटन एज, क्या लिखा जा सकता है? दिस एफ एन कैन बी रिटन एज, कितना हो जाएगा? तो मैं ऐसे लिख देता हूं सर, यहां से ये रिजल्ट आ गए और हेयर यू विल गेट सम मोर रिजल्ट्स। क्या मिल जाएगा आपको? सर एफ एन की वैल्यू क्या मिलेगी? दिस एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन डिवाइड बाई 2π। ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट s/m और 1/2π। यू हैव रिटन लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बेटे?
इसको भी आप लोग फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं, लेकिन इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इट्स यूनिट इज गोइंग टू बी हर्ट्ज। ये भी फ्रीक्वेंसी है सर, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बट इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस इज, नाम से समझ में आ रहा है, रेडियन पर सेकंड सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड में है। ये भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, बट ये सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है, रेडियन पर सेकंड में निकाली है। और ये जो आपने निकाला है, दिस इज गोइंग टू बी लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब लीनियर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर की जाती है। हर्ट्ज बोल लीजिए या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड बोल लीजिए, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड बोल लीजिए। बात समझ में आ रही है? हर्ट्ज बोल लीजिए या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड बोल लीजिए, एक ही बात है। हर्ट्ज बोले या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक ही बात है। एक साइकिल में कितनी, एक सेकंड में कितनी साइकिल से कंप्लीट कर रहा है, वाइब्रेशन जो हो रहा है ना, एक सेकंड में कितनी साइकिल से कंप्लीट कर रहा है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ये सारी की सारी चीजें हैं। चाहे आप ओमेगा एन निकालें, दिखाई पड़ रहा है कि सर ओमेगा एन जो है वो सिर्फ सिस्टम की स्टिफनेस पर डिपेंड करता है और मास पर डिपेंड करता है। सिस्टम का स्टिफनेस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, मास सिस्टम की खुद की प्रॉपर्टी है। तो आपका जो ओमेगा एन है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी बोला जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिस्टम की प्रॉपर्टी। सर कैन आई राइट ओमेगा एन इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम जिसका आपको स्टिफनेस पता है एस, मास पता है एम, तो ये बात तय हो गई कि अगर जिंदगी में इस सिस्टम को आप डिस्टर्ब करेंगे, कोई एक सिस्टम जिसका स्टिफनेस एस है, मास एम है, और फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है, नेचुरल वाइब्रेशंस की दुनिया में अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो हमको पहले ही मालूम है। मत दिखाओ कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो हमको मालूम है। ओमेगा एन किस किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ स्टिफनेस पर डिपेंड कर रहा है और सिर्फ मास पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा चलो, ओमेगा का फिजिकल फील आप लोगों को दिखा देते हैं, एक एक करके बात करते हैं। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, एक एक करके बात करते हैं। सुनो, इसके लिए तुम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आखिर साइन, जो साइन वेव हम लोगों ने ड्रॉ की है वो आखिर ड्रॉ कहां से करते हैं। ये तो मालूम ही होगा तुमको कि सर एक्चुअल में कोई भी एक सर्कुलर, कोई भी आप एक सर्कुलर मोशन कहां से आया होगा। ये जो बातें हो रही हैं साइन कर्व की, कॉस कर्व की, ये आए कहां से होंगे। देखो हम लोग मैथमेटिक्स में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं आज तक, वो सारी की सारी चीजें नेचर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होती हैं। पैराबोला कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होता है, सर्कुलर मोशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होता है, एलिप्स सोलर सिस्टम में हमको दिखाई पड़ रही की चीजें नहीं सर, कुछ लोग हैं जो एलिप्स के पाथ में मूव कर रहे हैं इसलिए हम एलिप्स पढ़ रहे हैं। पैराबोला जैसी चीज कहीं दिखाई पड़ती है, किसी सेंटर के अबाउट फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके अगर आप मोशन करना स्टार्ट कर दें ऐसा कुछ, तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑल दीज थिंग्स। तो इसी तरीके से साइन कर्व भी रियल फिजिकल सेंस में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता होगा। कहां दिखाई पड़ता है, कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा वेलोसिटी से घूमता हुआ आपको एक सर्कुलर मोशन में दिखाई पड़ रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से ये घूम रहा है इस सर्कल में, तो एक्चुअल में तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन मतलब इसका वर्टिकल, वर्टिकल लाइन में ले लें, हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लें, कहीं ले लें, प्रोजेक्शन अगर आप इसका लेंगे, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि सर मैं सिर्फ ये चेक कर लूं कि ये इसकी छाया, इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल सरफेस में अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं तो कहां दिखाई पड़ रहा होगा। तो सर इनिशियली अगर ये पार्टिकल कहीं यहां था, तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये पार्टिकल इट विल ट्रेवल फ्रॉम हेयर, इट विल ट्रेवल स्लोली स्लोली, इट विल मूव हेयर। तो इस पार्टिकल की छाया आपको कहां मूव करती हुई दिखाई पड़ रही है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ, तो इसकी छाया, करस्पॉन्डिंग छाया कहां दिखाई पड़ रही है, अभी इसकी छाया हमको इधर दिखाई पड़ रही है सर, इसकी छाया हमको यहाँ दिखाई पड़ रही है। जिस समय पार्टिकल मूव करते करते कहीं यहाँ पहुंच गया है,
अब इसकी छाया हमको कहीं यहाँ दिखाई पड़ रही है। इस समय पार्टिकल मूव करते करते सेंटर पे आया है, इट्स प्रोजेक्शन इज समवेयर हियर, ये ट्रेवल करते करते इधर पहुंच गया, इधर कहीं, तो अब इसकी प्रोजेक्शन हमको यहाँ दिखाई पड़ रही है। ये ट्रेवल करते करते टॉप पे पहुंच गया, तो इसका प्रोजेक्शन हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब फिर से ये घूमते घूमते सर्कुलर पाथ में घूमते घूमते इधर आएगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो ऊपर से ट्रेवल करते करते नीचे आ रहा है। तो हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील कि जिस समय आपका एक्चुअल पार्टिकल सर्कुलर मोशन ओमेगा वेलोसिटी से ये कर रहा है, इसका जो प्रोजेक्शन रहा होगा वो नीचे से ऊपर जाता है टॉप पे, और फिर वहां से नीचे लौट के आ जाता है। और इसी को अगर मैं प्लॉट करूं टाइम के ग्राफ में, तो वो हमको एज अ साइन कर्व के फॉर्म में चीजें दिखाई पड़ती हैं। अब इस बात को अगर हम बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई हैव एनिमेशन फॉर यू, जहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन, इस डॉट को देखिए, ये जो डॉट है ना, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग प्रोजेक्शन, और उसी प्रोजेक्शन को टाइम के फ्रेम में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, तब जाकर के आपको दिखाई पड़ती है कि साइन वेव जनरेट हो रही है। दैट्स हाउ साइन वेव कॉस वेव्स आर जनरेटेड। बातें समझ में आ रही हैं? किसी भी सर्कुलर मोशन कोई अगर पार्टिकल कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन ही आपको साइन या कॉस के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। टेंथ में अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई होती तो वहां तो रटते घूम रहे थे ना, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, क्यों हाफ होती है मालूम नहीं है, साइन ससुरा हम पढ़ी क्यों रहे हैं ये भी हमको मालूम नहीं है, कुछ नहीं पता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? साइन और कॉस आखिर आई कहां से हैं चीजें? अच्छा, ये जो बातें मैं आप लोगों से बता रहा हूं ये थोड़ी सी आधी अधूरी हैं। आप इस चीज को और डेप्थ में अगर समझना चाहते हैं तो जस्ट एक हिंट दूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अदरवाइज हमारा पूरा टाइम साइन कॉस को समझने में लग जाएगा। जस्ट अ हिंट, ये बातें हम जो कर रहे हैं ये बच्चों वाली बातें हैं कि किसी सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो ये हो रहा है। एक्चुअल में साइन कर्व और कैसे जनरेट किया जा सकता है, बहुत ध्यान से देख लो। देयर इज a स्मॉल वीडियो विच आई एम प्लेइंग फॉर यू, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, देयर इज नथिंग। प्रोजेक्शन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये साइन वेव आपको दिखाई पड़ रही है, कोई एक पार्टिकल है जो आपको साइन वेव फॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ द वेव फ्रंट। एक्चुअल में अगर आप इसको घुमा के देखेंगे 3D में, तो एक्चुअल में आपका पार्टिकल सच में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जिस समय ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जिस प्लेन में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है वो प्लेन भी v वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है। तो अगर आप इस मोशन को देखें तो कैन यू से ये हेलिकल मोशन दिखाई पड़ रही है, मतलब हेलिकल मोशन समझते हैं, स्प्रिंग काइंड ऑफ मोशन। तो कोई पार्टिकल जो हेलिकल मोशन करता हुआ नजर आ रहा है, हेलिकल मोशन करता हुआ नजर आ रहा है, उसको सामने से देखोगे तो तुम बोलोगे कि सर ये हमको साइन वेव दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर इसको मैं इस साइड से देख रहा हूं तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक्चुअल में सर्कुलर मोशन जिस प्लेन पे हो रही है वो प्लेन किसी v वेलोसिटी से मूव करता हुआ भी नजर आ रहा होगा। यस और नो? यस और नो? क्लास 10th में हम लोगों ने वेव्स पढ़ी हैं, वेव की वेलोसिटी पढ़ी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव का वेलोसिटी, वेव फ्रंट का वेलोसिटी? वेव फ्रंट का वेलोसिटी का मतलब होता है यही जो अभी अभी हम लोगों ने देखा। फिर से एक बार देख लो, वेव फ्रंट की वेलोसिटी, वेव फ्रंट का मतलब है जिस सर्कुलर पाथ में आप मोशन की बातें कर रहे हैं वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट्स इट। सामने से देखा तो साइन वेव नजर आ रहा था, और इस एंगल से देख रहे हैं आप, तब आपको दिखाई पड़ता है कि ओहो सच्ची मुच्ची का तो सर्कुलर मोशन ही हो रहा है। प्रोजेक्शन की बातें तो हम बच्चों का मन बहलाने के लिए की गई हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं या नहीं? ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है, अच्छा अच्छा। अब जब इतनी बातें समझ ही चुके हो कि 3D में आखिर चीजें दिखती कैसी हैं, तो अब तुम ये भी देख लो कि साइन और कॉस कोई अलग अलग चीजें नहीं है।
साइन और कॉस एक्चुअल में सेम ही तो चीजें हैं यार। कोई एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब आप उसका प्रोजेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल फेस पे ले लेंगे तो आपको साइन वेव दिखाई पड़ रही हैं, और वर्टिकल फेस पे ले लोगे तो आपको कॉस वेव दिखाई पड़ने लग जाएगी। हॉरिजॉन्टल फेस पे अगर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो, एक्चुअल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और डिटेल में बात करोगे तो सर एक्चुअल में 3D में ये आप लोगों को हेलिकल मोशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और उसी हेलिकल मोशन का प्रोजेक्शन आप वर्टिकल प्लेन में ले लें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लें, तो एक जगह आपको साइन तो दूसरी जगह आपको कॉस दिखाई पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस के बीच में 90 डिग्री का एंगल दिखाई पड़ता है आपको, और यही तो है जो वर्टिकल प्लेन्स में आपको 90 डिग्री के एंगल से दिखाई पड़ रहे हैं। यस, इसका मतलब अब समझ में आया। व्हेन आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, अब आपको समझ में आ रही चीजें। जब मैं आपसे बोलता हूं सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, तब आप निकालते हो ओमेगा एन रेडियन पर सेकंड में कितना है, मतलब जिस सर्कुलर मोशन की आप बातें कर रहे हैं वो सर्कुलर मोशन किस एंगुलर वेलोसिटी से हो रही है, दैट रेडियन पर सेकंड। जब आप हर्ट्ज की बातें करते हो तो आप एक्चुअल में निकालना चाहते हो कि कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं एक सेकंड में। सर यहां से देखो ना, एक साइकिल ये होती है, दूसरी साइकिल ये होती है, तीन साइकिल ये होती है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ साइकिल्स हैव बीन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, वो निकालते हैं हम लोग हर्ट्ज के फॉर्म में। हमने बोला ना, हम बस उतनी ही बातें करेंगे बेटे जितनी जरूरी है हमारे लिए। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब आप ऐसे साइन कॉस में अंदर जाने लगोगे ना, तो यकीन मानो कम से कम 6 से 8 घंटे का टाइम हमको लग जाएगा, हम सिर्फ साइन और कॉस को ही फील करेंगे। नो डाउट मजा आएगा। और एक चीज तुम समझ लो कि जिंदगी में कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, अब आज के बाद तुमसे कोई पूछे ना कि ये साइन कॉस थीटा और ये बीटा जो पढ़ा रखा है जिंदगी में उसका क्या करें, बहुत सारे मीम बनते हैं, लोग पूछते हैं पूरी जिंदगी हमने 10th में ये चीजें याद करी, क्या करें, इसका क्या पर्सनल यूज है। उनसे बोलना कि सुनो भाई, तुम्हारी जिंदगी में इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। अगर तुम कभी सच में वाइब्रेशंस की स्टडी करना चाहते हो, और वाइब्रेशन की स्टडी अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो यकीन मानो फिर ये जो हेडफोन लगा के मस्त मस्त गाने सुनते हैं, ये भी वाइब्रेशन का ही जादू है। फिर ये सारी चीजें बन नहीं पाई होती। रोज देखते हैं मार्केट में एक नया साउंड सिस्टम आ रहा है। पहले, आज से 10 साल पहले जो तुम हेडफोन्स यूज करते थे और जो आज यूज कर रहे हो, इंप्रूवमेंट्स हुए हैं क्या उनमें? अगर हुए हैं तो समझ जाओ कि कोई एक इंजीनियर, कोई एक साइंटिस्ट दिन रात लग के रिसर्च कर रहा होगा इस दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ, सारी बातों से अलग, कि ये हमारा कंट्री दुश्मन है कि दोस्त है, कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ मोहब्बत है वाइब्रेशंस की एनालिसिस से। वो एनालिसिस कर रहा है, उसने मस्त परफेक्ट साउंड सिस्टम्स बनाए हैं। 10 साल में क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, उसको जरूरत पड़ी होगी साइन वेव क्या होता है, कॉस वेव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, उसको जरूरत पड़ी होगी। तुमको जरूरत नहीं है, जो 10th के बाद एसबीआई क्लर्क की जॉब अप्लाई कर देते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ी होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, हमसे पूछो, हमने तो बचपन में हिस्ट्री, जियोग्राफी, हम इंजीनियर्स का सबसे वीक पॉइंट होता है। आज अगर हम यूपीएससी के पेपर देने बैठ जाएं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जहां उसने पूछा कि ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, हमको नहीं मालूम। हमको बस इतना मालूम है कि कानपुर में गंगा है। इसके बाद वो किस शहर में जाएगी, लखनऊ इधर है कि, हमें कुछ नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हमने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीजें पढ़ रखी हैं बचपन में, वो सिर्फ रटी थी। दुनिया का कोई भी टफ से टफ सब्जेक्ट हो, अगर पढ़ने का तरीका बहुत खूबसूरत है ना, तो यार वो चीजें टफ नहीं है। साइंस, फिजिक्स अगर आपको बोरिंग लग रही है, मैथमेटिक्स अगर आपको बोरिंग लग रही है, तो तुम्हारे सामने जो भी था वो टीचर नहीं, वो क्रिमिनल था। ये उसकी गलती है कि तुमको सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगा। अगर टीचर इंटरेस्टिंग है ना, दुनिया का बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट तुम्हारे सामने ऐसे रखा जा सकता है कि तुम यार क्या ही तो बोले।
मूवीज देखते हो मूवीज? अवतार मूवी आई थी अभी रिसेंटली, है ना? ग्रेविटी, हॉलीवुड का एक मूवी ग्रेविटी, मतलब इतने टफ से टफ सब्जेक्ट ग्रेविटी, इतने टफ सब्जेक्ट्स जिसको शायद हम पढ़ाने बैठे तो हमको 3 साल लग जाएंगे कोर्स कवर करने में, लेकिन इतने खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को, इतने टफ कॉन्सेप्ट को इतने बेहतरीन तरीके से तुम्हारे सामने रखा जाता है कि आप लेमैन, मतलब इवन 10th का बच्चा भी जब उस मूवी को देखता है, शायद हमारे पापा को वो मूवी नहीं समझ में आएगी, बट 10th का बच्चा जो साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, वो जब उस मूवी को देखता है तो समझ जाता है, उसको डाउट्स नहीं आता है। तो मतलब कमी तुम्हारे अंदर नहीं है, कमी उस फिल्म के डायरेक्टर में थी जो फिल्म को अच्छे से दिखा नहीं पाया तुमको। क्या क्वेरी है बेटा? यहां तक बस इतना बताओ कि यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। मैं आप लोगों की क्वेरीज लेता हूं, इससे पहले कुछ चीज जो खत्म करनी है उसको रैप अप कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को कि यस, ओमेगा एन कैलकुलेट किया जा सकता है। ओमेगा एन अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो बचपन में फॉर्मुले पढ़े थे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई FN होता है या 2 पाई/T होता है। टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं हम लोग और FN भी निकाल सकते हैं, और ये सारे के सारे फॉर्मुलेज सिर्फ स्टिफनेस और मास पर डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें, ओमेगा एन हो, FN हो, T हो, ये सब के सब प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम है बेटा, सब के सब प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, व्हेन आई से प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ मोशन नहीं बोल रहे हैं, व्हेन आई से प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी निकालें, टाइम पीरियड निकालें, ये चीजें चेंज नहीं होंगी। किस फ्रीक्वेंसी से आपका सिस्टम वाइब्रेट करने वाला है वो बात तय हो गई, वो बात तय हो गई। अब आप कल को आपके सिस्टम को, आपकी मर्जी, आप सिस्टम को अभी तक इस तरीके से रख रहे थे, सर ये लो स्प्रिंग मास सिस्टम हमारा ये हुआ करता था सर, स्टिफनेस, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि कोई एक सिस्टम है जिसका स्टिफनेस S दे रखा है, मास M दे रखा है, आई हैव पुट इट लाइक दिस, अब बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सर वही ओमेगा एन √S/m। अगर मैं इसी सिस्टम को हॉरिजॉन्टल रख दूं, सर हॉरिजॉन्टल रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख दिया हमने, नो इश्यू एट ऑल। किसी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इस सिस्टम को रखा हुआ है यहां पर, और ये सिस्टम अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा तो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा? अरे सर सिस्टम तो वही है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है ना, ओमेगा एन इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, तो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे वो भी फिक्स है, तय है। हाँ, डिफरेंसेस सिर्फ इतने आएंगे, डिफरेंसेस क्या आएंगे कि सर इन दिस केस अगर इनिशियल पोजीशन ये हुआ करती थी तो, और मीन पोजीशन आपको यहां नजर आ रही है, और सिस्टम जब आप छेड़ेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट यहां पर ऑसिलेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये वाइब्रेशन हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट ही होंगे। इधर आ जाओ सर, यहां पर इस सिस्टम में दिख रहा है आपको कि इनिशियल पोजीशन क्या रही होगी जब आपने मास कनेक्ट नहीं किया था, तो स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में आपको ये नजर आ रही थी। सर स्प्रिंग आपको अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में कहीं यहां दिखाई पड़ रही थी, और जब मास कनेक्ट किया है तो भी वेट की वजह से स्प्रिंग में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए होंगे, वेट की वजह से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएंगे। इसका मतलब जो इनिशियल पोजीशन है बेटे, क्या मैं बोल दूं, वही हमारी मेन पोजीशन हो जाएगी, और इस कोइंसाइड कर गए हैं लकली। अब आप इस सिस्टम को इधर खींच के ले जाइए, छोड़ दीजिए, तो ये सिस्टम अपनी मेन पोजीशन के अबाउट कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरीके से वाइब्रेट करता रहेगा। बोलो हाँ। फ्रीक्वेंसी क्या है वाइब्रेशन की? वो अभी भी सेम ही है बेटा, अभी भी एग्जैक्टली सेम है। आप इस सिस्टम को कैसे भी रखना चाहें, कैसे भी रखना चाहें, आपकी मर्जी। सर इस सिस्टम को आपने उल्टा रख दिया, रख लो उल्टा, ऐसे रख लो, क्या डिफरेंसेस हैं? सर यहां पर सिचुएशन पलट जाएगी। जब तक स्प्रिंग के ऊपर मास नहीं लगा था, स्प्रिंग थोड़ी सी ऊपर दिखाई पड़ रही थी यहां पर, अब आपने जैसे ही मास रखा है तो मास की वजह से मीन पोजीशन थोड़ी सी कॉम्प्रेस्ड नीचे दिखाई पड़ रही होगी यहां पर। सिस्टम किसके अबाउट वाइब्रेट करेगा? सर अगेन मीन पोजीशन के अबाउट। सर अगर हम सिस्टम को कुछ इधर पे रखते हैं यहां पर, और वो भी इंक्लाइंड करके ऐसे रख देते हैं, इधर रख दें यहां पर, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर रख दिया होता, समवेयर हियर लाइक दिस, ऐसा कुछ, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एट सम एंगल। अभी बताओ यहां पर क्या डिफरेंस?
फ्रीक्वेंसी अभी भी वही रहेगी, ओमेगा एन विल बी एग्जैक्टली सेम। डिफरेंसेस सिर्फ इतने आएंगे। क्या आएंगे डिफरेंसेस? सर डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि यहां पर इनिशियल पोजीशन पहले ये थी, अब मेन पोजीशन कहां पर होगी वो अभी तक वेट डिसाइड करता था, लेकिन अब यहां पर वेट नहीं, वेट का कोई एक कंपोनेंट डिसाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? इनिशियल पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है, अब वो कौन डिसाइड करने वाला है? सर वेट नहीं, वेट का कोई एक कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है? एमजी नहीं, एमजी साइन थीटा डिसाइड करेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? यहां पर एमजी साइन थीटा विल डिसाइड एस डेल्टा की, एस डेल्टा कितना रहा होगा, कंपोनेंट डिसाइड करेगा। एक बार मीन पोजीशन दिख गई तो आप मीन पोजीशन से इसको खींच के नीचे लाएंगे, तो ये मीन पोजीशन के अबाउट आपको वाइब्रेशन करता हुआ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील? जब मैं बोलता हूं कोई चीज सिस्टम की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब आप सिस्टम को हॉरिजॉन्टल रखें, वर्टिकल रखें, उल्टा रखें, सीधा रखें, अर्थ पे रखें, चांद पे ले जाएं, स्पेस पे ले जाएं, जहां ग्रेविटी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये बातें समझ में आ रही है क्या? क्या चेंज होगा? ओमेगा एन इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये सिर्फ एस और एम पे डिपेंड करता है। आप अगर सिस्टम का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ गए? सर इफेक्ट सिर्फ हमको इनिशियल और मीन पोजीशन में क्या क्या डिफरेंसेस है बस वहां पर दिखाई पड़ेगा। सिस्टम किस पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है वो पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पर कुछ और थी, यहां पर सेम थी, यहां पर mg साइन थीटा डिसाइड करेगा कि आपकी मीन पोजीशन क्या है। बट डिस्टर्ब करने के बाद वाइब्रेशन किस फ्रीक्वेंसी से होंगे, क्या टाइम पीरियड होगा, ये सब चीजें कांस्टेंट है, फिक्स है। दैट्स इट। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? ये बातें समझ में आ रही हैं? अर्थ पे और मून पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ पे रहें, ये सारा एक्सपेरिमेंट अर्थ पे करें, मून पे करें, स्पेस में करें, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट ऑन ओमेगा एन, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है बेटा ये बातें? एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन में? दे विल आस्क ऐसे कुछ दे देंगे भाई कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज गिवन एज कुछ तो 3x डॉट 27 एक्स इज इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपको दे रखी है। 3x डबल डॉट प्लस 27 एक्स इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी? फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। और चुपके से वो यहां पर यूनिट लिख देता है कि हम बातें हर्ट्ज में कर रहे हैं या फिर रेडियन पर सेकंड में कर रहे हैं। यहां से आपको आइडिया मिलेगा कि वेदर दे आर आस्किंग सर्कुलर फ्रीक्वेंसी और वॉट। ऑप्शंस जो दिए होंगे, है ना, उन ऑप्शंस में सबसे पहले ही ऑप्शन रखा होगा 3, किसी ऑप्शन में रखा होगा 9, किसी एक ऑप्शन में कुछ और भी चीजें रखी होंगी, है ना। ठीक है। अ, ऐसे ही कुछ तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन सा सही है बेटा?
विच ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट? इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दे रखी है और आपसे पूछना है फ्रीक्वेंसी बताओ। यहां देख करके समझ जाइएगा कि आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये ओमेगा एन निकलवाने की बात कर रहे हैं या एफ एन की बात कर रहे हैं। सर हर्ट्ज देख करके समझ जाइए, ये आपसे बातें कर रहे हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी की, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा भाई? सर एफ एन की वैल्यू होती है 1/2 पाई अंडर रूट एस बाई एम। कंपेयर कर लीजिए, एस क्या है, एम क्या है, इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0। एम क्या है, एस क्या है, सब पता चल गया। एम की वैल्यू 3 दे रखी है, एस की वैल्यू 27 दे रखी है। पुट डाउन द वैल्यूज एंड यू विल गेट एफ एन का समथिंग, कुछ तो वैल्यू आ रहा है 0.477। ऐसे भी सिंपल से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इज दिस क्लियर बेटा? किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? ज्यादा आगे बात नहीं करेंगे, बस यहीं तक। एनी बडी इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हैं, एक एक करके डाउट्स पूछ लीजिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। बस ऐसी चीजें मत पूछने लग जाना कि सर वो साइन कॉस के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, क्लास 10th में एक बार वापस चल चलते हैं, है ना? कुछ चीजें मैंने आपके सामने इनिशिएट कर दी हैं, इसके बाद फर्दर सोचने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। प्रॉपर्टी का मतलब, देखो भैया, स्टील की प्रॉपर्टी कुछ होती है, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कुछ होता है, ये मैंने बोला प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील है। अब आप स्टील की चाहे बाल्टी बना लो, चाहे स्टील का मग्घा बना लो, चाहे स्टील की कार बना लो, या स्टील का कुछ भी बना लो, मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा ना। हम समझो क्या कह रहे हैं, वेन समथिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसका मतलब वो सिर्फ वो सिर्फ उसी सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। स्प्रिंग मास सिस्टम की प्रॉपर्टी बोल दिया मैंने ओमेगा एन है, तो अब आप उसको कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कम डिस्टर्ब कर रहे हैं, ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं हमसे, कोई भी मतलब नहीं है। गेटिंग अ पॉइंट? अगर ये वाइब्रेट करेगा, किस एम्पलीट्यूड से कर रहा है ये आपका डिस्टर्ब करने का तरीका डिसाइड करेगा, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो हमको पहले से पता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पूछोगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, मेरे सामने एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसे ही पूछा ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो क्या? तुम ये नहीं बोलोगे कि सर पहले वाइब्रेशन तो कराओ ना। अगर वाइब्रेशन करेगा तो कैसा करेगा? ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट एस बाई एम, इस फ्रीक्वेंसी से करेगा, ये हमको मालूम है। ये हाथ में मेरे स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूं एम्पलीट्यूड निकाल के बताओ। बोलोगे सर मजाक कर रहा हो, पहले डिस्टर्ब तो करो, तुम छेड़ो, तब हम बताएंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है। समझ रहे हो? नाउ यू गेट द डिफरेंस कि कोई चीज सिस्टम की प्रॉपर्टी है और कोई चीज मोशन की प्रॉपर्टी है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। पाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉन लीनियर स्प्रिंग हमारे सिलेबस में नहीं है बेटे, हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर स्प्रिंग्स हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि स्प्रिंग के जो फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होते हैं, नॉन लीनियर सॉल्व किए जाते हैं, बट अगेन वो हमारी औकात के बाहर वाली चीजें हैं। ओमेगा एन, ओमेगा एन बता रहे हैं नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड आएगा, नहीं बेटे, ओमेगा एन रेडियन पर सेकंड होता है, हाउ मच एंगल यू आर ट्रेवलिंग। बच्चे कंफ्यूज हो गए बेटे तुम एन, इसको आप लोग बोलते हैं आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, और ओमेगा कैसे लिखा जाता है? 2 पाई n/60। अब ये रेडियन पर सेकंड में हो गया, समझ रहे हैं? कोई एक मशीन है 300 आरपीएम से घूम रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई n/60। मून पे ओमेगा, मून पे वेट डिफर कर जाएगा नो डाउट, स्पेस में वेट और चेंज हो जाएगा नो डाउट, बट डिफरेंसेस क्या आएंगे बेटे? अगर आप मून पे लेके चले जाओगे, वेट की वजह से किस चीज पे फर्क पड़ रहा है? सर वेट की वजह से फर्क इसी पे तो पड़ रहा है कि इनिशियल से स्प्रिंग कितना स्टैटिक डिफ्लेक्शन शो करेगा, मीन पोजीशन कितना डिस्टेंस पे होगा, ये वेट डिसाइड करता है। अब अगर मून पे चले गए तो वेट कम है, तो मीन पोजीशन मून पे आपको यहां दिख रही होगी। स्पेस पे चले जाओगे तो आपको हो सकता है जीरो ग्रेविटी है, तो जो इनिशियल पोजीशन है आप इस पे मास को कनेक्ट करो, मास यहां से हिल के कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात?
मास तो वही है यार, वेट में चेंजेस होंगे, वेट विल ओनली अफेक्ट वाई। जब आपका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, हेलिकल स्प्रिंग्स क्या होता है? पेन की स्प्रिंग खोली कभी? पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है उसी को तो बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। डिफरेंस बिटवीन अनडैम्ड एंड डैम्ड वाइब्रेशन अभी बात नहीं कर सकते, आज तो हमने कहानी स्टार्ट की है बेटा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, वैसे वैसे तुम भी सीखोगे, हम भी सीखेंगे, हम भी सीख रहे हैं। आज के इन 2 लेक्चर्स में हमें बस इतनी ही चीजें पता है, तुमको भी बस इतनी ही चीजें सोचनी है, ठीक है ना? टॉम की बुक किस राइटर की परचेज करें? टॉम के लिए बेटा आप चाहें तो एस एस रत्न परचेज कर सकते हैं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी प्लस एग्जाम में भी हेल्प करेगा। वाइब्रेशन के लिए मैंने आपको एक इंडियन ऑथर वीपी सिंह बताया है, वो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। दूसरी एक बात, ये कोई भी बुक आपको वैसे परचेज करने की जरूरत नहीं है, इन सब का सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ अवेलेबल है। थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, और ये बताने की जरूरत हमको ऑनलाइन नहीं है कि वो मेहनत कैसे करनी है। ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च करना, बहुत सर्च करोगे, 1 2 3 है ना, गूगल में जो रिजल्ट्स आए हैं, एक और पेज में चले जाना, एक और पेज में चले जाना, कहीं हिडन खजाना मिलता है, ठीक है? इससे ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, नहीं फिर बवाल हो जाएगा कि नहीं नहीं, ये फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे विश्वजीत सर जो है ना, हाउ टू डाउनलोड पायरेटेड बुक्स बता रहे हैं। बुक पढ़ना जरूरी है क्या? आपकी चॉइस। जो भी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ना है बेटे, ये नोट्स मोर देन इनफ है। जो बातें मैंने आपके सामने यहाँ बहुत एक पेज में ऐसे खूबसूरत तरीके से लिख दी हैं, इस बात को पढ़ने के लिए आपको बुक में 3 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, और तब भी हो सकता है शायद ये आप मिस कर जाओ। तो ये बातें मैं आपके सामने जो कर रहा हूँ, ये इन सभी बुक्स का क्रिस्प निचोड़ है पूरा, ठीक है? सिलेबस सेम ही होगा, वाइब्रेशन मैकेनिकल की बात करें या फिर आप एक्सी की बात करें। वाइब्रेशन में मैं बोल दिया ना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद, ये मुझसे पढ़ने के बाद आपको दुनिया का नहीं, मतलब इंडिया का कोई भी एग्जाम, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बात कर रहे हो, गेट की बात कर रहे हो, आईईएस की बात कर रहे हो, आईएएस की बात कर रहे हो, फॉरेस्ट सर्विसेज की बात कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का आप प्री मेंस कुछ भी उठा करके देख लीजिए, हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा। यस, वी आर डन फॉर द टुनाइट। अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, ठीक है? आपके दिमाग में, हमें पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल जब हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। इनफ ऑफ द हिंट्स वी हैव टेकन फ्रॉम दिस सेशन, ठीक है? अब आप जाइए, थोड़ी बहुत चीजें जो आपको और डाउट दे रही हैं, खुद से सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए, गूगल करिए। कल जब हम लोग मिलेंगे तो फिर से कहानी वहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़े से आपके डाउट्स लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? चलो लेट्स स्टॉप हियर, कल मिलते हैं शाम को ठीक 7 बजे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल मेरी जान।